ये एक डिटेल्ड वन शॉट सीरीज है, डिस्क्लेमर खुद पढ़ लेना। भाईजान, क्या आप मकसद के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ जनाब, क्या आप इंडिया से हैं? ये ले मकसद। एक रैप्टा मारा ना सड़क पे देगा। मजाक ना करें जनाब। ये है मकसद 100 मार्क्स का। सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो मकसद सीरीज में आप लोग का दिल से स्वागत है। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी लोग के लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में एक एक चीजों को समझेंगे और साथ में ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हुए चलेंगे। बट हाँ, आपको भी घर पे बैठ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो करना क्या है, ईमानदारी से इस कंप्लीट वीडियो को देखना है। उसके बाद बस घर पे बैठ के मेरे इस बेस्ट क्वेश्चन बैंक के साथ आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, जिसके अंदर आप लोग को मिल रहे हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी और एडवांस लेवल के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाएंगे। साथ में मिलेंगे माइंड मैप्स, कीवर्ड्स, आंसर की, और साथ में मिलेंगे आप लोग को प्रीवियस ईयर के सारे सॉल्व पेपर विद द सैंपल पेपर के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक दे दिया हूं, जल्दी से जाइए, इसको ऑर्डर कर लीजिए और आज ही अपनी प्रिपरेशन इस बुक के साथ स्टार्ट करें, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट बुक जो डिजाइन करके दी गई है आप सभी लोग के लिए, सो दैट आप बोर्ड्स में 100 मार्क्स स्कोर कर सको। और कंप्लीट वीडियो में भी मैंने आप लोग को इसी बुक के अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ाया हूं। तो इससे होगा ये कि आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छे से होते हुए चलेगी और आप लोग का रिसोर्सेज भी आपको मालूम रहेगा। तो दोस्तों, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये रहा आप लोग का सिलेबस, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं 25-26 के अकॉर्डिंग, जहां पे हम लोग करंट से शुरू करेंगे और व्हीट स्टोन ब्रिज तक के एंडिंग करेंगे टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और इंपॉर्टेंट टॉपिक से कि आखिर करंट क्या होता है, क्योंकि अगर आपको करंट नहीं समझ में आया तो कंप्लीट चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा। करंट का मतलब बेसिकली ये हुआ कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड एज करंट। सिंपल वे में कहूं कि जो चार्जेस का फ्लो होना किसी भी कंडक्टर में एक टाइम टी के अंदर देखा जाता है, उसे हम लोग करंट कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, करंट फ्लो होते हैं आप लोग को देखने को मिलने वाला है। और करंट का स्पेसिफिक फॉर्मूला क्या होता है, जो अभी हम लोगों ने समझे कि जो चार्जेस टी टाइम पे दौड़ रहे हैं उसे हम लोग करंट कहते हैं। तो करंट होता है I विच इज इक्वल टू Q बाय T। अब कई किताबों में कैपिटल Q भी लिखा रहता है, मतलब कैपिटल Q बाय T लिखा रहता है, या कैपिटल Q बाय T कैपिटल में लिखा रहता है। जैसा भी आपको सही लगे वैसा भी आप लोग लिख सकते हो। अल्टीमेटली फॉर्मूला होता है Q बाय T। आप लोग जानते होंगे, पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े थे Q विच इज इक्वल टू होता है दोस्तों NE। इसलिए अगर मैं Q की जगह पे NE रख दूं तो I का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा NE अपॉन T भी। और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी आप लोग को देखने को मिलती है। आखिर इसकी SI यूनिट क्या है, तो एम्पियर में इसकी SI यूनिट देखी जाती है, या आप लोग कह सकते हो कूलॉम पर सेकंड। मेरे ख्याल से तो आप लोग को करंट समझ में आ गया होगा। बात कर रहे थे कि आखिर दोस्तों इंस्टेंटेनियस करंट क्या चीज है। इसको आप लोग कुछ ऐसे समझ सकते हो दोस्तों कि मान लीजिए आप लोगों ने स्विच को ऑन करे और करंट दौड़ना इनिशियली स्टार्ट हुआ ही है, तो उस दौरान पे जो dq चार्जेस dt टाइम के अंदर दौड़ेंगे, उस टाइम पे जो करंट बढ़ेगा उसे हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब बटन चालू करते से जो इंस्टेंट करंट प्रोड्यूस हुआ वो है इंस्टेंटेनियस चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होने वाला करंट, जिसे हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो इट इज द अमाउंट ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ कंडक्टर एट अ मोमेंट दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस करंट। तो इसे हम लोग लिखते हैं dq बाय dt के फॉर्म में। अब बात कर लेते हैं आखिर की एवरेज करंट क्या होता है। तो एवरेज करंट को कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करना दोस्तों, जब टोटल अमाउंट के चार्जेस एक टाइम इंटरवल t में किसी क्रॉस सेक्शन से पास हो जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों एवरेज करंट। और एवरेज करंट को यहां डिनोट किया गया है कैपिटल Q बाय T से। तो एक बार जल्दी से इन तीनों को समझ लेते हैं। करंट मतलब नॉर्मल करंट, दैट इज Q बाय T। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब जैसे आपने स्विच ऑन करे उस टाइम पे जो इंस्टेंटली करंट दौड़ा होगा। अब वो इंस्टेंटली करंट कैसे दौड़ा होगा, dq चार्जेस की वजह से dt टाइम में, तो उसे हम लोगों ने कहा इंस्टेंटेनियस करंट। और जब किसी कंडक्टर से टोटल चार्जेस पास आउट हो गए टाइम t के अंदर, उसे हम लोगों ने कहा दोस्तों एवरेज करंट, जिसको हम लोगों ने टोटल चार्जेस कहा, इसलिए यहां पे कैपिटल Q डिनोट किया गया, और एक टाइम इंटरवल में कहा गया इसलिए कैपिटल T से यहां पे डिनोट किया गया। आप सभी लोग जानते हो करंट का डायरेक्शन आप लोग को कैसे देखने को मिलता है, तो आप लोग को मालूम होगा करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्जेस के तरफ से देखने को मिलेगा। मान लेते हैं ये आप लोग की बैटरी है, तो ये बैटरी का पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड, तो करंट हमेशा इस तरफ से आप लोग को दौड़ते हुए देखने को मिलता है, और नेगेटिव डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन आप लोग को मूव करते हुए दिखाई देते हैं। अल्टीमेटली तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट दौड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ से मूव करते तो इसके अपोजिट डायरेक्शन से करंट दौड़ते हुए आप लोग को देखने को मिलेगा। दोस्तों, एक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें आप लोग चार्जेस इन मोशन की बात करने वाले हो, उसे कहा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे वहां पे क्या था, चार्जेस इन रेस्ट की बात कर रहे थे। अब चार्जेस दौड़ने लग गए। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से करंट प्रोड्यूस होता है, क्या क्या उसका नेचर है, सब कुछ वो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। तो दोस्तों, अभी करंट मैंने आप लोग को पढ़ाया। अगला है दोस्तों कि आखिर करंट डेंसिटी क्या होती है। तो करंट डेंसिटी और
करंट के बीच में एक आप लोग कॉन्सेप्ट ऐसा समझ सकते हो कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और उसी की वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है करंट की, तो वो होती है दोस्तों करंट डेंसिटी। तो आखिर ये करंट डेंसिटी होती क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर एट द पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। तो दोस्तों समझ लेते हैं कि आखिर करंट डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है। तो करंट डेंसिटी को कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करना कि किसी एक यूनिट एरिया के अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसे समझाने का काम करता है करंट डेंसिटी। और इसका फॉर्मूला आप लोग का बनता है J विच इज इक्वल टू I बाय A, या फिर डेफिनेशन आप ऐसे भी बना सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ करंट जो कि फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर के अंदर टू द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहां से वो करंट पास होने वाला है। आई होप क्लियर है। और याद रखिएगा ये वेक्टर क्वांटिटी होती है दोस्तों, और करंट डेंसिटी को हम लोग कैपिटल J से डिनोट करते हैं। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन कहां होता है, तो जिस तरफ करंट का डायरेक्शन होता है दोस्तों उसी तरफ आप लोग को करंट डेंसिटी का डायरेक्शन भी देखने को मिलता है। मान लेते हैं यह आप लोग का एक कंडक्टर है और ये रहा वो छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया जहां पे हम लोग बात करने वाले कि जहां से करंट पास होने वाला है। तो लेट से यहां से आप लोग को करंट पास होते हुए देखने को मिलने वाला है और एरिया वेक्टर कहां बनेगा, उसका उसी तरफ बनेगा। तो मुझे एक बात बताइएगा, करंट डेंसिटी क्या होगी, करंट डेंसिटी उसी डायरेक्शन पे होगी जिस तरफ में आप लोग को करंट का डायरेक्शन देखने को मिलेगा। इसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों, तो वो होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि आखिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज होती है। सिंपल वे में कहूं तो जैसे आप लोग जानते हो बचपन में आप लोगों ने पढ़े होंगे कि एक कंडक्टर रहा, कंडक्टर को जैसे आप लोगों ने बैटरी से कनेक्ट करे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ से मूव करना चालू करेंगे और अल्टीमेटली कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं कहता हूं ये रहे इलेक्ट्रॉन, तो ये किस तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, उस वेलोसिटी को ही कहते हैं दोस्तों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन इतना ईजी नहीं है, उसको थोड़ा सा आप लोग को समझाना पड़ेगा कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे आई, इससे पहले क्या होता है, या इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइट हुए, क्या चीजें हुई, इन सब के बारे में हमको डिटेल में समझना है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम लोग ये मानते हैं कि कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को देखने को मिलती है वो कितनी मिलती है, वो मिलती है आप लोग को 0। कैसे मिलती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ कंडक्टर में दौड़ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कंडक्टर के अंदर ही एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और अल्टीमेटली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो 0 बनती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चार्जेस के एक्यूमुलेशन की वजह से आप लोग को देखने को मिला। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं रहती है और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं रहेगी इसका मतलब क्या दोस्तों, चार्जेस का जो एक्यूमुलेशन था वो रुक जाएगा और चार्जेस कंटिन्यूअसली फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में हो क्या रहा है कंडक्टर के अंदर, वो ये हो रहा है दोस्तों कि जो कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो सभी के सभी फ्रीली मूव कर रहे हैं विद द हाई वेलोसिटी के साथ जिसका नाम है थर्मल वेलोसिटी। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। सबसे पहले हो ये रहा है दोस्तों कि इन द एब्सेंस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस है वो रैंडम मूवमेंट पे बहुत हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है, सभी का रैंडम मूवमेंट है। करोड़ों इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी थर्मल वेलोसिटी होगी। तो कोई आपसे ये पूछ सकता है कि इन सभी करोड़ों इलेक्ट्रॉन की एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी आती है, तो वो अल्टीमेटली निकल के आती है 0। ऐसा क्यों, क्योंकि रैंडम मूवमेंट होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इनिशियल में क्या हुआ कंडक्टर के अंदर, इन द एब्सेंस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी के साथ रैंडम मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं और उस टाइम पे जो हाई वेलोसिटी रहती है दोस्तों वो रहती है 10⁵ मीटर पर सेकंड की। लेकिन होगा क्या दोस्तों, आप खुद सोचने की कोशिश करो, क्या सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है जो इस तरफ मूव कर रहे होंगे, नहीं, उसके साथ साथ पॉजिटिव चार्जेस भी है जो कि इसके अपोजिट इन डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, जैसे आप लोग को यहाँ पे ग्रीन कलर में देखने को मिल रहे हैं। हाई वेलोसिटी के साथ तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन होगा क्या, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है जो इसके अपोजिट इन डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसके साथ ये कंटिन्यूअसली टकराना शुरू करेगा और जब ये इसके साथ कंटिन्यूअसली टकराएगा दोस्तों तो सीधी बात है कोई कितना भी तेज दौड़ रहा हो कंटिन्यूअसली बार बार टकराते रहेगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो सेम ऐसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली हैवी कोलिजन होते हुए देखने को मिल रहा है पॉजिटिव चार्जेस के साथ और अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है हैवी कोलिजन के बाद वो हो जाती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ और उसी वेलोसिटी को कहते हैं दोस्तों ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जहां पे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव करना शुरू कर देते हैं। सिंपल वे में कहूं, एक इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लेके, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है ये हाई वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर दिया, तो देखो अभी इनिशियल में इसकी वेलोसिटी क्या है, वो है थर्मल वेलोसिटी। तो ये जा रहा है, इससे टकरा रहा है, इससे टकरा रहा है, इससे टकरा रहा है, तो इससे हो क्या रहा होगा दोस्तों, हो ये रहा है कि कंटिन्यूअसली टकराने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जा रही है। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन मूव कैसे कर रहा है, क्या इस तरफ मूव कर रहा है, नहीं, इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव कर रहा है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन जा कहां रहा है, अल्टीमेटली जा रहा है यहां से यहां तक के। तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन यहां
यहां से ड्रिफ्ट होते हुए यहां पे आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से खसकते हुए यहां पे आ गया, तो किस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया उसे ही कहा जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप क्लियर है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें नहीं भी समझ आया तो कुछ ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, मतलब ये कंटिन्यूअसली टकराते हुए इधर उधर इधर उधर इधर उधर जा रहा है, ऐसे 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 कंटिन्यूअसली जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। जा रहा है और अल्टीमेटली यहां पे आ गया, फॉर एग्जांपल यहां पे आ गया। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं जो रैंडम डायरेक्शन इसका आप लोग को देखने को मिल रहा था वो किसकी वजह से देखने को मिल रहा था? थर्मल वेलोसिटी की वजह से देखने को मिल रहा था। और ये इधर उधर टकरा के जो जा रहा था वो कोलिजन की वजह से आप लोग को देखने को मिल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा ना, इस जगह से इस जगह, तो जो ड्रिफ्ट होते हुए अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन यहां से यहां देखने को मिला वो कहलाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब मैं इधर जा रहा हूं उधर जा रहा हूं इधर जा रहा हूं उधर जा रहा हूं, मैं देखो कितना तेजी से मूव कर रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली मैं यहां पे आया ना, मतलब कहां से? यहां से यहीं पे आया, तो हुआ क्या? मैं यहां से यहां खसक गया। जिस वेलोसिटी के साथ उसे कहा जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बट अल्टीमेटली जो रैंडम पोजीशन कर रहा था इधर से उधर वो होती है हमारी थर्मल वेलोसिटी। तो बेसिकली होता क्या है इलेक्ट्रॉन के अंदर? स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रॉन को थर्मल वेलोसिटी मिलती है इन द एब्सेंस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रहती है 10⁵ मीटर पर सेकंड की। लेकिन ड्यू टू द हैवी कोलिजन होने की वजह से एंडिंग में ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की। इसके अलावा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और याद रख लो कि कोई इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव चार्ज से टकराने वाला है उसके बीच का जो टाइम पीरियड रहता है दोस्तों उसे कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम, और उसे डिनोट करते हैं हम लोग टाउ से। और जो सक्सेसिव कोलिजन होने वाला है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से टकराने के बीच का जो एक किस्म से पाथ है दोस्तों, उसे कहा जाता है फ्री पाथ, और उसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। मेरे ख्याल से कथा कहानी तो समझ में आ गई पूरी, ये हो क्या रहा है पूरा यहां से लेकर यहां तक के। लेकिन कुछ बेसिक चीजें भी आप लोग को मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है, तो वो होती है दोस्तों 0। दूसरी चीज, हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है और हर एक इलेक्ट्रॉन कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इजी है। नॉर्मली अगर आप लोगों को फोर्स निकालना है कि कितना इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, तो आप लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला लगाया विच इज इक्वल टू Q इंटू E। Q क्या है यहाँ पे? Q है दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव E, तो फोर्स बन जाएगा आप लोग का नेगेटिव स्मॉल e इंटू कैपिटल E। एक्सेलरेशन कितना इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, तो उसको निकालने के लिए आप लोग न्यूटन के सेकंड लॉ की मदद ले सकते हो। यहाँ पे और करके F विच इज इक्वल टू ma को A विच इज इक्वल टू F बाय m का फॉर्म बना दो, और F की जगह पे आप रख दो माइनस स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m, और यहां से आप लोग का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा, वो रहा ये। तो अगर कोई पूछता है कि कितना फोर्स लग रहा है, तो आप बता सकते हो माइनस E, कितना एक्सेलरेशन लग रहा है तो इतना रहा। तो मेरे ख्याल से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तो आप लोग को समझ में आ ही गया कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो कि इन द एब्सेंस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर के अंदर जो रैंडम मूवमेंट करता रहता है, अल्टीमेटली वो ड्रिफ्ट होने लग जाता है अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है स्लोली, उस वेलोसिटी का ही जिस वेलोसिटी के साथ वो ड्रिफ्ट करता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन, उस नेट वेलोसिटी को कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप कहोगे भैया एक सेकंड, आपने क्या कहा? नेट वैल्यू के साथ जो मूव कर रहा है। हाँ जी, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे ना, इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी उसे हम लोगों ने vd कहा। अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगी? फॉर एग्जांपल पहले वाले इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी v1, दूसरे वाले की v2, तीसरे वाले की v3, तो ऐसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उनकी n नंबर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकलेगी। मैं ये कह सकता हूं मेरे पास निकलेगा v1 प्लस v2 प्लस v3 से लेकर n नंबर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितने इलेक्ट्रॉन है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अल्टीमेटली इनकी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितने निकलेगी? वो निकलेगी इस फॉर्मूले की मदद से। तो चलिए निकाल लेते हैं कि आखिर अल्टीमेटली कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आती है इलेक्ट्रॉन की। तो उस डेरिवेशन को करने के लिए हम लोगों ने क्या करे, हर एक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग को पता होनी चाहिए, और उन सब की अगर एवरेज वैल्यू निकाल दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करे, बेसिकली v एवरेज विच इज इक्वल टू करे पहले वाले इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी v1, दूसरे की v2, तीसरे की v3 से लेकर vn तक के अपॉन स्मॉल n। यहां से हमारी एवरेज वैल्यू निकल जाएगी। अब मुझे करना क्या है, हर एक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी रखना है, जैसे v1 की रखना है, v2 की रखना है। तो बट अल्टीमेटली v की वैल्यू है क्या, तो क्लास 11 में आपने पढ़े होंगे वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है v विच इज इक्वल टू u प्लस at। यहाँ पे v क्या हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, या फाइनल वेलोसिटी जिसमें अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन आता है। u क्या है दोस्तों, थर्मल वेलोसिटी जिसमें इनिशियली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। a क्या है, वो एक्सेलरेशन जिससे वो मूव कर रहा था। और t क्या है दोस्तों, उनके बीच का टाइम पीरियड याद है, उसको हम लोगों ने कहते हैं टाउ। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस फॉर्मूले को हम लोग को थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ेगा हर एक के लिए। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो हो जाएगी v1, उसकी थर्मल वेलोसिटी u1, उसकी रिलैक्सेशन टाइम t1, और एक्सेलरेशन हर एक इलेक्ट्रॉन का एक जैसा ही रहेगा, वो रहेगा आपका a। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बनेगा, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी v2, उसका थर्मल वेलोसिटी u2, उसका एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन a और उसका रिलैक्सेशन टाइम बनेगा दोस्तों टाउ 2। ऐसे अगर आप चाहो तो थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हो, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी v3, थर्मल वेलोसिटी हो जाएगी u3, एक्सेलरेशन हो जाएगा a, रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा दोस्तों टाउ 3। ऐसे करके आपको फॉर्म बन जाएगा। फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए बनाना है तो v4 विच इज इक्वल टू u4 प्लस a टाउ 4 से लेकर आप लोग को बनाना है nth नंबर के लिए। तो nth नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी vn, उसका थर्मल वेलोसिटी un, उसका एक्सेलरेशन a और रिलैक्सेशन टाइम टाउ n। आई होप क्लियर है। तो मुझे क्या करना है, हर एक को यहां पे रख देना है। जैसे v1 को यहां रखना है, v2 को यहां रखना है, v3 को यहां रखना है और vn को यहां पे रखना है। तो फॉर्मूले में चेंजेस आया कुछ इस तरीके से, आप लोग को vd की वैल्यू या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एवरेज वैल्यू देखने को मिल रही है। ये रही v1 की वैल्यू u1 प्लस a टाउ 1, ये रही दोस्तों v2 की वैल्यू u2 प्लस a टाउ 2। चाहो तो टाउ 3 के लिए भी लिख लो, लेकिन डेरिवेशन बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं लिखा। से लेकर vn की वैल्यू लिख दिया दोस्तों मैंने un प्लस a टाउ n। मुझे एक बात बताना सभी के सभी, क्या आप लोग को यहाँ पे u1 दिख रहा है, u2 दिख रहा है, u3 दिख रहा है, u4 दिख रहा है, से लेकर un दिख रहा है? आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है। और क्या सबके अपॉन में n है? तो मैं काम करता हूं, जितना भी u1 u2 u3 से लेकर un वाली वैल्यू अपॉन n वाली वैल्यू, उन सबको मैंने अलग से लिख लिया। तो वो बन गई u1 प्लस u2 प्लस u3 से लेकर un अपॉन स्मॉल n। और बची हुई टर्म, क्या आप लोग को a टाउ 1 दिख रहा है, a टाउ 2 दिख रहा है, a टाउ 3 दिख रहा है, a टाउ 4 से लेकर a टाउ n तक के दिख रहा है और सबके अपॉन में n है। तो क्या मैं इस टर्म को अलग लिख सकता हूं और अल्टीमेटली सब में a भी है, तो सबसे a कॉमन निकाल लूं तो a बन जाएगा बाहर और अल्टीमेटली ब्रैकेट के अंदर आएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 से लेकर टाउ n अपॉन स्मॉल n। आप बोलोगे भैया ये क्या कर दिया यार, ये बेसिक मैथ्स है यार बच्चों वाली। अगर आप इन दोनों को वापस से एलसीएम ले लोगे तो ऊपर वाली टर्म बन जाएगी। मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू क्या है? ये तो भैया एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू ऑफ थर्मल वेलोसिटी u1 प्लस u2 से लेकर un अपॉन n। और अभी हम लोगों ने समझे थे इसकी वैल्यू तो 0 होती है, तो क्या ये पूरी वैल्यू कट जाएगी और अल्टीमेटली वैल्यू से कितनी बचेगी? a टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 से लेकर टाउ n अपॉन स्मॉल n। और क्या ये एक एवरेज वैल्यू के फॉर्म में देखने को मिल रही है? क्योंकि एवरेज फॉर्मूला अगर निकालते रिलैक्सेशन टाइम का तो बनता टाउ एवरेज विच इज इक्वल टू सभी का रिलैक्सेशन टाइम से लेकर n नंबर तक के अपॉन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो n है। तो क्या इसको रिप्लेस करके टाउ एवरेज लिख सकता हूं? तो मैंने क्या किया दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी आपकी 0 हो गई, यहां से ये वैल्यू बन गई आप लोग की दोस्तों यहां से टाउ एवरेज। तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या बनी? vd विच इज इक्वल टू ये वैल्यू तो 0 हो गई प्लस a और इन सब की वैल्यू को हम लोगों ने कहा टाउ एवरेज। तो हमारी वैल्यू बनी a टाउ एवरेज। और एक्सेलरेशन कितना होता था जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाले थे, शायद आप लोग को याद होगा, वो था माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन m। और अगर मैं उसकी वैल्यू को यहां पे पुट कर देता हूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा vd विच इज इक्वल टू माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E इंटू एवरेज थर्मल वेलोसिटी इंटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अपॉन स्मॉल m। ये बन गया आप लोग का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसी फॉर्मूले को आप लोग को पोटेंशियल के फॉर्म में बना के दिखाओ। तो पोटेंशियल के फॉर्म में बनाना है तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही दोस्तों उसमें आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। याद है आप लोग को E विच इज इक्वल टू होता था V बाय L। तो अगर आप लोग V बाय L रख देते हो E की जगह पे तो अल्टीमेटली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल वाला फॉर्म बन जाएगा। तो वो बन जाएगा आप लोग का किस तरीके से, तो E विच इज इक्वल टू V बाय L रखे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया माइनस EV टाउ एवरेज अपॉन ML। कई बार कई बुक्स के अंदर आपको फॉर्मूले में चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना किस तरीके से कह रहा हूं। कई बार यहाँ पे नेगेटिव लगाया जाता है, कई बार नहीं लगाया जाता है, कई बार सेम यहाँ पे भी लगाया जाता है, कई बार नहीं लगाया जाता, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अल्टीमेटली फॉर्मूले में ध्यान दो, नेगेटिव साइन तो सिर्फ डिनोट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर रहा है। आई होप क्लियर है। लगाओ ना लगाओ कोई बात नहीं, क्योंकि अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग फॉर्मूला है। कोई बुक में आपको नेगेटिव वाला फॉर्मूला मिलेगा, कोई बुक के अंदर पॉजिटिव, दोनों ही सही है। चलिए दोस्तों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्म समझते हैं जो कि करंट के फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलता है। कई बार इसी से आप लोग को न्यूमेरिकल बनता है इस फॉर्मूले से। इसको समझने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे एक डायग्राम बना ली कुछ इस तरीके से। ये कंडक्टर है जिसको बैटरी से कनेक्ट किया गया। आप सभी लोग जानते हो कि इधर से करंट दौड़ेगा और इधर से सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब हम कंडक्टर की बात करने वाले बेसिकली। तो आप जानते हो कंडक्टर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को इस तरफ मूव करते हुए देखने को मिलने वाला। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने दो क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिए। ये रहा हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ए और ये रहा हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया बी। आप सभी लोग जानते हो कि करोड़ों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। देखो यहाँ भी मूव कर रहे हैं इस तरफ, यहाँ भी मूव कर रहे हैं इस तरफ। लेकिन हम लोगों ने क्या करे, जानबूझ के एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लिए। वो लिए हम लोगों ने पहले ए और इधर लिए बी। बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं कि ए क्रॉस सेक्शन से बी क्रॉस सेक्शन में कितने चार्जेस आप लोग को मूव करते हुए देखने को मिल रहे हैं उसको पता करना है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैं पता कर रहा हूं चार्जेस। आप कहोगे डी क्यू क्यों लिए भैया, कैपिटल क्यू क्यों नहीं लिए? क्योंकि हम लोग कंप्लीट कंडक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे, एक छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया ए से बी के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग डी क्यू चार्जेस की
बात कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, डी क्यू चार्जेस निकालना है कि आखिर कितने मूव कर रहे हैं ए से बी के तरफ। तो उसको निकालने के लिए मुझे करना क्या होगा, देखो चार्जेस निकालना है तो चार्जेस के लिए क्यू विच इज इक्वल टू एन ई वाला फॉर्मूला लगता है, और डी क्यू चार्जेस के लिए क्या हो जाएगा, डी क्यू विच इज इक्वल टू एन इंटू ई होगा। बेसिकली एक बात बताओ, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ए से बी के बीच में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये पता करना है। तो कैसे करेंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर मैं उसका पर यूनिट वॉल्यूम वैल्यू निकाल लूं तो निकाला जा सकता है, क्योंकि एक सिलेंड्रिकल वैल्यू है जो कि ए से बी की तरफ जा रही है और जिसके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन उस वॉल्यूम के अंदर ऑक्यूपाई करे हुए स्पेस को। तो मुझे अल्टीमेटली करना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, मुझे यहां पता करना है एन इंटू वी के बारे में, और ई तो ई ही रहेगा। तो अल्टीमेटली मैंने करा क्या, डी क्यू विच इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नॉर्मली एन नहीं रहेगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको वॉल्यूम के साथ इंटू करा दे रहा हूं। अब वॉल्यूम की वैल्यू के लिए आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, वॉल्यूम की वैल्यू कैसे निकाले, तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। वॉल्यूम विच इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एरिया इंटू लेंथ। अब आप बोलोगे भैया लेंथ कैसे पता करोगे, तो मुझे एक बात बताना, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं किस वेलोसिटी के साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे होंगे तो टाइम तो कुछ ना कुछ लग रहा होगा, अगर यहां से यहां जाते तो वो रहता टोटल टी, लेकिन यहां से यहां जा रहे तो वो टाइम पीरियड कितना होगा दोस्तों, वो होगा dt। तो क्या मैं डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से यहां पे अल्टीमेटली डिस्टेंस पता कर सकता हूं, ए से बी के बीच में कितने चार्जेस मूव कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो डिस्टेंस विच इज इक्वल टू हो जाएगा आप लोग का स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस हमें निकालना है अल्टीमेटली। तो स्पीड कितनी थी, जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था वो था आप लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जिस टाइम पीरियड के अंदर ये यहां से यहां मूव हो रहे हैं वो है dt। तो मुझे पता चल गई यहां से लेंथ हो रही है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एरिया इंटू वीडी इंटू dt। तो मुझे करना क्या है, जो n था n के साथ वॉल्यूम को ऐड करना था, तो वॉल्यूम को मैंने इंटू कर दिया, तो एरिया इंटू लेंथ हो गई vd इंटू dt, और चार्ज की वैल्यू e की e रही। अब अगर आप लोग अच्छे से ध्यान देते हो तो यहाँ पे dt दिख रहा है और यहाँ पे dq है, क्या मैं dt को नीचे लेकर आ सकता हूं, तो वैल्यू क्या बनेगी dq by dt, और dq by dt क्या होता था, याद करो अच्छे से, वो होता था करंट, और अल्टीमेटली वैल्यू क्या बन जाएगी, I विच इज इक्वल टू vd and EA, और यही हमारा वीना वाला फॉर्म कहलाता है करंट का, जो आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। तो प्लीज इसको आप लोग को प्रैक्टिस करना ही है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है ओम्स लॉ। मैं जानता हूं कि आप लोग मेरे बालों का डायरेक्शन देख लियोगे चेंज हो गया, बिकॉज वो सेट नहीं हो रहे थे, इसलिए अभी पढ़ाई में ध्यान दो। ओम्स लॉ बेसिकली है क्या, किसी भी कंडक्टर के अंदर वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में किस तरीके से चेंजेस आता है उन सबको समझाने का काम ये करता है आप लोग। तो ओम्स लॉ है क्या, बेसिकली V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब वोल्टेज हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। इसे ये बताया जा रहा है कि जितना ज्यादा वोल्टेज में आप लोग को डिफरेंस देखने को मिलेगा उतना ही करंट में आप लोग को डिफरेंसेस देखने को मिलने वाला है। और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दूं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा R, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस। आई होप क्लियर है, और फॉर्मूला बन जाएगा V विच इज इक्वल टू IR। क्लास 9 10 में पढ़े होंगे, बच्चों वाला टॉपिक है, मैं ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जा रहा। यहाँ पे जो R है दोस्तों वो क्या है, रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है लेंथ, शेप और साथ ही साथ नेचर ऑफ द मटेरियल पे, किसके, कंडक्टर के, और इंडिपेंडेंट होता है वैल्यू ऑफ I और V पे। बेसिकली इसका भी एक ग्राफ आप लोग को बनते हुए देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से, V वर्सेस I का, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया तो ठीक है, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, बट इस तरीके का आप लोग को ये बनता है जो आपको याद रहना चाहिए। अभी जैसे हम लोगों ने पढ़े रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का बच्चों वाला फॉर्मूला तो हो जाता है, इसी को अगर मैं बनाऊं तो R विच इज इक्वल टू V बाय I। अब आप बड़े हो चुके हो तो बड़ों वाला फॉर्मूला जान लेते हैं कि आगे रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती क्या चीज है, पहले ये समझ लेते हैं। किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट की फ्लो को रोकने का काम करता है रेजिस्टेंस, जैसे आपकी नेगेटिव चार्ज दूसरों को देखने से आप लोग को रोकती है। तो सेम वैसे जो अभी हम लोगों ने पढ़े, रेजिस्टेंस होता है क्या है, V बाय I होता है। याद रखिएगा रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो होती है ओम, या हम लोग कह सकते हैं वोल्ट पर एमीटर। अब कई बार आप लोग को एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि भाई जो रेजिस्टेंस है उसका डेरिवेशन सॉल्व करके दिखा। तो जो बच्चों वाला फॉर्मूला है वो तो है आप लोग का V बाय I, लेकिन ये अब आप लोग को नहीं प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है R विच इज इक्वल टू रो L बाय A। ये रेजिस्टेंस का नया फॉर्मूला है, इसी पे आप लोग को न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाले। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे प्रूफ होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप लोगों ने जो अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़े हो ना, उसके दो फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी। सबसे पहले आप लोग को लेना है मदद वीना वाले फॉर्म की, जो था I विच इज इक्वल टू VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, NEA। और दूसरा फॉर्म आप लोग को लेना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्म, जो था आप लोग का EV टाउ अपॉन ml। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आपकी मर्जी, आप चाहो तो लो, नहीं तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले समझाया हूं। लोगे भी तो अच्छी बात है, नहीं लोगे भी तो नहीं चलेगा, लोगे भी तो अच्छी बात है, नहीं लोगे तो भी कोई बात नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोग को नेगेटिव वाले के फॉर्म में ना शो होते हुए पॉजिटिव वाले फॉर्म में शो करते हुए
दिखा दे रहा हूं कि भाई आप लोग को दिक्कत ही ना हो, दोनों ही सही है। तो अल्टीमेटली करना क्या है, जो वीना वाला फॉर्म है उसमें बस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को पुट कर देना है, इसकी वैल्यू को यहां पे पुट कर देना। जैसे आप इसको यहां पुट करोगे तो I विच इज इक्वल टू हो जाएगा ये कंप्लीट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां से यहां तक के NEA वैसे का वैसे ही। आप देख रहे हो E 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स E का स्क्वायर हो जाएगा NV टाउ A अपॉन में ML। अगर इस फॉर्मूले में अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो I दिख रहा है आप लोग को, ये रहा I, और क्या आप लोग को V दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा भी है। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे सिर्फ V को रहने दूंगा, बाकी सारी वैल्यू लाइक E स्क्वायर N टाउ A इन सबको इसके अपॉन में ला दूंगा, और इसके अपॉन में जो वैल्यू है ML उसको ऊपर ले जा लूंगा और I जो है उसको नीचे लेकर आ जाऊंगा। अल्टीमेटली मैं क्या चाह रहा हूं, V बाय I बनाना, जिससे कि ये वाली सारी वैल्यू इधर आ जाए और ये V को छोड़कर सिर्फ इधर आ जाए। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो वैल्यू आप लोगों की कुछ इस तरीके से बन जाएगी ML अपॉन E का स्क्वायर N टाउ A, और इधर बन जाएगा दोस्तों V, और ये वाला I नीचे आ जाएगा, वो जाएगा V बाय I। आप जानते हो कि V बाय I होता क्या, वो होता है R। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू कन्वर्ट होकर R बन जाएगी, तो R विच इज इक्वल टू हो जाएगा ML अपॉन E स्क्वायर N टाउ A। इस फॉर्मूले में अगर आप लोग ध्यान दो तो कुछ वैल्यू कांस्टेंट है, लाइक M आप लोग की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, E की वैल्यू भी कांस्टेंट है, N की वैल्यू भी कांस्टेंट है, और रिलैक्सेशन टाइम भी आपको कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। चेंज कौन कौन सी चीज हो रही है, लाइक वो हो सकती है लेंथ, और हो सकता है आप लोग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसको छोड़कर बाकी सारी चीजें आपकी कांस्टेंट है। इसको आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं कांस्टेंट टर्म से, जिसको हम लोग कहते हैं रो। रो का मतलब होता है वो नहीं जो आपको रुला रही है जिंदगी से जाने के बाद, ये रो है आप लोग की रेजिस्टिविटी। इसको आप लोग को बेसिकली यहां पे रिप्लेस कर लेना है। तो अल्टीमेटली R की वैल्यू बन जाएगी आप लोग की M अपॉन E स्क्वायर N टाउ की जगह पे आ जाएगा रो, और बचा रह जाएगा L बाय A। तो फॉर्मूला बन जाएगा R विच इज इक्वल टू रो L बाय A। तो याद रखिएगा दोस्तों, R होता है यहाँ पे रेजिस्टेंस और रो होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को ही हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब कुछ चीजें आप लोग को जो याद रखनी है इस फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि जो रेजिस्टेंस है एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, किसके, कंडक्टर के लेंथ। मतलब जितना ज्यादा लेंथ बढ़ा दोगे कंडक्टर का, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा, इसका मतलब ये 100% गारंटी है कि कंडक्टर का लेंथ छोटा है, लेंथ छोटा है। साथ में इस फॉर्मूले में आप लोग को यह भी बताया गया है कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर के। मतलब क्रॉस सेक्शन अगर बड़ा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और एरिया अगर कम है इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। इस फॉर्मूले में आप लोग को एक और चीज के बारे में ये बताया गया है कि रेजिस्टेंस हमेशा डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। पर याद रखना दोस्तों, जो रेजिस्टिविटी है, ये जो आप लोग का रो है, ये एक्चुअल में डिपेंड करता है ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, लेकिन डिपेंड नहीं करता है ऑन द शेप एंड द साइज ऑफ द मटेरियल। तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, लेकिन याद रखना ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर। आई होप तुम लोग को यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला जो आपका टॉपिक है वो है मोबिलिटी ऑफ चार्ज। क्या चीज होती है मोबिलिटी ऑफ चार्ज का मतलब ये कि कंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव कर रहे हैं, चार्जेस मूव कर रहे हैं, उसकी मोबिलिटी के बारे में बताना है, कैसे वो मूवमेंट कर पा रहा है। तो आप जानते हो वो किस तरीके से मूवमेंट कर पाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ाओगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में दौड़ने लग जाएगा। फॉर्मूला बनेगा मोबिलिटी का, वो होगा म्यू, जिसको हम लोग मोबिलिटी से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हुई है उस कंडक्टर में। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना, एग्जाम में काम आएगा। तो ये छोटे छोटे कुछ फॉर्म है जो आपको बता दे रहा हूं। अगर आप इसकी वैल्यू को इधर ले जा लोगे तो मोबिलिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। वो बन जाएगा Vd विच इज इक्वल टू म्यू इनटू E। कई न्यूमेरिकल में कुछ कुछ चीजों में अलग अलग जगहों पे कुछ कुछ चीजें यूज हो सकती है, वो ये रही। अगला टॉपिक है आप लोग का कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है दोस्तों रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या था, R था। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, G विच इज इक्वल टू 1 अपॉन R, और G से डिनोट किया जाता है कंडक्टेंस को, और इसकी SI यूनिट होती है पर ओम। सेम ऐसी कंडक्टिविटी होती है दोस्तों रेजिस्टिविटी की इनवर्स। तो कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। इसकी SI यूनिट होगी पर ओम मीटर। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आप लोग को याद रखते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वो है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जिसमें आप लोग को एक फॉर्मूला निकलता है, वो है J विच इज इक्वल टू सिग्मा इनटू E। J यहाँ पे करंट डेंसिटी, सिग्मा यहाँ पे आप लोग का क्या चीज है बताना जरा, क्या 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 कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी, और E क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आपको इस फॉर्मूले को प्रूव करने को एग्जामिनेशन में आता है तो आपको करना क्या है, बहुत ईजी है। रेजिस्टेंस के दोनों फॉर्मूले को आपको रखना है, बच्चों वाला और बड़ों वाला। तो आपने एक बार रखे रो विच इज इक्वल टू R विच इज इक्वल टू रो L बाय A, और दूसरा फॉर्म रखे V बाय I वाला। दोनों को कंपेयर करा देना। दोनों को जब कंपेयर कराओगे तो वैल्यू क्या बनेगी, वो बन जाएगी V बाय I विच इज इक्वल टू रो L बाय A। इसमें आप लोग को बस इस तरीके से बनाने की कोशिश करना है। थोड़ा सा लॉजिकली अगर देखोगे तो आप लोग इसमें गेम कर सकते हो। किस तरीके से, आपने क्या करे, L को नीचे लेकर गए और I को ऊपर लेकर गए, क्योंकि आप जानते हो J विच इज इक्वल टू होता है I बाय A। तो आप लोग J बनाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मैंने इस I को ऊपर लेकर गया सो दैट I बाय A यहाँ पे J बन जाए, और ये L को नीचे लेकर आ गया, जिससे कि V बाय L होता है आपका E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से ये टर्म आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बन
जाएगी और ये टर्म आप लोग की बन जाएगी जे के फॉर्म में। तो आपका जो फॉर्मूला है दोस्तों वो बन जाएगा E विच इज इक्वल टू रो इंटू जे। और आप शायद जानते होंगे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़े कि जो कंडक्टिविटी है वो होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको मैं और करके अगर बनाऊं तो क्या रेजिस्टिविटी भी रेसिप्रोकल होगी कंडक्टिविटी के? यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है रो, तो रो को रिप्लेस करें अगर आप लोगों ने तो बन जाएगा 1 अपॉन सिग्मा। और ये जो वैल्यू है दोस्तों E विच इज इक्वल टू हो जाएगी J अपॉन सिग्मा, और सिग्मा को उधर कर दोगे तो J विच इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू E। तो ऐसे करके फॉर्म बन जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या करा, सिग्मा को नीचे ले लिया E के, सो दैट 1 अपॉन सिग्मा ले, तो दोनों एक ही बात है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी पूछता है और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब दोस्तों जान लेते हैं कि कैसे आप लोग ओम्स लॉ को डिटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे तो सेम वैसे जो अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की R की वैल्यू निकाले थे ना, उसी फॉर्मूले या उसी पूरे कॉन्सेप्ट के थ्रू ही आपको सॉल्व करना है। याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू लिए थे I वाले फॉर्म की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू लिए थे V वाले फॉर्म की, तो इसको इसमें पुट कराए थे। पुट कराने के बाद आप लोग की वैल्यू कुछ इस तरीके से आई थी। V वाली वैल्यू को वहीं के वहीं रहने दिए थे, I वाली वैल्यू को नीचे लेकर आ गए थे, और ये वाली वैल्यू और ये वाली जो वैल्यू है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले लिए थे, तो वैल्यू कुछ इस तरीके से बन गई थी। ये जो वैल्यू बनी है दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस है। V बाय I की वैल्यू होती है ml अपॉन E स्क्वायर n टाउ A, और आप जानते हो ओम्स लॉ होता है V विच इज इक्वल टू IR, और R के फॉर्म में बनाओगे तो वो बनेगा R विच इज इक्वल टू V बाय I। मैं ये कह सकता हूँ V बाय I की वैल्यू है ml अपॉन E स्क्वायर टाउ n A, और V बाय I की वैल्यू है R। तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यहां से पता चला R की जो वैल्यू वो बन रही है आप लोग की ml अपॉन E स्क्वायर टाउ n A, और अल्टीमेटली यहां से प्रूफ हुआ कि ओम्स लॉ है। बस देखिए कितना एकदम हलवा टाइप का डेरिवेशन था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये आप लोग का रहने वाला है कि किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के अंदर आप लोग को चेंजेस देखने को मिलता है डिफरेंट टाइप के मटेरियल के अंदर। तो 3 टाइप के मटेरियल लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला कंडक्टर, दूसरा है सेमीकंडक्टर, और तीसरा आप लोग को देखना है एलॉय। अब हर मटेरियल के अंदर जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो 2 टाइप की प्रोसेस हमेशा होते हुए देखने को मिलती है। या तो उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट नहीं है तो आयनाइजेशन की प्रोसेस होगी, या अगर उसके अंदर पहले से ही सफिशिएंट अमाउंट के इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वजह से होगा क्या, वाइब्रेशन होने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो ये 2 ही प्रोसेस है जिसपे ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिलाय करता है। एक बार जल्दी से मैं सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूं, फिर हम लोग कंडक्टर के ऊपर स्टार्ट करेंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयनाइजेशन वाली प्रोसेस अगर होती है तो उस टाइम पे हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बढ़ना चालू होगी, मतलब n की वैल्यू बढ़ते हुए आप लोग को देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो रहती है वो डिक्रीज हो जाती है। ऐसे कैसे? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ R एंड रो। अगर आप अच्छे से ध्यान दो तो R जो है और रो जो है दोनों के दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के। तो अगर आयनाइजेशन वाली प्रोसेस होती है तो उस दौरान n की वैल्यू बढ़ेगी तो R की वैल्यू और रो की वैल्यू घट जाएगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर केस होता है वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला केस, इस दौरान पे वाइब्रेशन हो क्यों रहा है? क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट के इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट है। उन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने की वजह से वो कोलिजन करने लग गए और इतना हैवी कोलिजन हुआ कि वाइब्रेशन होना शुरू हो गया। अब वाइब्रेशन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो रिलैक्सेशन टाइम जो इलेक्ट्रॉन के टकराने के बीच का जो सक्सेसिव पीरियड था वो कम हो जाएगा ना, मतलब टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर टाउ की वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसे? सेम अकॉर्डिंग टू द R एंड रो फॉर्मूला। अगर टाउ की वैल्यू डिक्रीज होती है तो R और रो की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब यहां पे बात करते हैं हम लोग कंडक्टर के केस के लिए। तो कंडक्टर के अंदर आप लोग खुद मुझे एक बात बताने की कोशिश करो, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है? अगर कमी होती तो आयनाइजेशन वाला केस होता, लेकिन आप जानते हो कि कंडक्टर के अंदर करोड़ों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। मैं ये मान सकता हूं कि एक कंडक्टर के अंदर अराउंड 10⁻29 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ये। इनको इलेक्ट्रॉन पैदा करने की जरूरत नहीं है। इनके अंदर होगा वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला केस। ये क्यों होगा? ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब कोलिजन हैवी होगा दोस्तों तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होते हुए देखने को आपको मिलने वाली है। ये वाला केस ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट के इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट होते हैं कंडक्टर के अंदर। तो आप बोलोगे भैया इसको थ्योरेटिकली कैसे लिखेंगे? तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस होता है। ये हो रहा है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। जब कोलिजन ज्यादा होगा तो जो रिलैक्सेशन टाइम है जिसको हम लोग कहते हैं टाउ, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ये दोनों के दोनों रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर ये वैल्यू आप लोग की डिक्रीज होते हुए आपको देखने को मिलेगी तो ये वैल्यू इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिलने वाली। ये फॉर्मूला और इस तरीके से आप लोग इक्वेशंस बना देना और आखिरी में कंक्लूड ये कर देना कि इसकी वजह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और ये केस हुआ इसलिए क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके ऊपर एक छोटा सा ग्राफ बनता है रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस वर्सेस
वर्सेस टेम्परेचर का। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलने वाली है। तो एग्जामिनेशन में आप लोग को डायग्राम आता है। दोस्तों जो अगला केस है आप लोग का वो है सेमीकंडक्टर के लिए। तो सेमीकंडक्टर के लिए हमेशा याद रखिएगा कि सेमीकंडक्टर एक किस्म से ना तो कंडक्टर है प्रॉपर वे में, ना ही इंसुलेटर है। तो जब वो ना तो प्रॉपर कंडक्टर है इसका मतलब यह है कि प्रॉपर वे में उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहते। तो सोच के देखो क्या वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस होगा, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। पॉज करो वीडियो को और अभी बताओ। और अगर आप लोगों ने चूज करे हो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस तो आप गलत हो, क्योंकि इसके अंदर पहले से सफिशिएंट अमाउंट के इलेक्ट्रॉन रहते तो ये केस होता। इसके अंदर उतने इलेक्ट्रॉन पहले से नहीं रहते। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से सेमीकंडक्टर के अंदर आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला केस होगा। आयनाइजेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन में वैल्यूज बढ़ना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों अगर n की वैल्यू बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगी तो r की वैल्यू और साथ ही साथ रो की वैल्यू डिक्रीज होते हुए दिखेगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। जिसकी वजह से होगा क्या, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और अल्टीमेटली कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से दोनों वैल्यू डिक्रीज हो रही। थर्ड केस है दोस्तों एलॉय का। तो एलॉय को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ना तो उसको टेम्परेचर की वजह से कोई इफेक्ट होता है, तो सीधी बात है ना तो इसके अंदर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में चेंजेस आएगा अगर टेम्परेचर बढ़ता है। तो ना तो आयनाइजेशन वाला केस होगा ना ही वाइब्रेशन वाला केस आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आप लोग को बनते हुए देखने को मिलता है, तो उसको याद रखना है। एक और चीज, मैंने सेमीकंडक्टर के अंदर का आपको ग्राफ नहीं बताया, तो ऐसा डिक्रीजिंग फॉर्म का बनेगा। तो ये तीनों डायग्राम को आपको याद करना है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी लोग के लिए होने वाले। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेसिकली जो अभी टॉपिक पढ़े ना कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस में वैल्यू बढ़ती है घटती है एंड ऑल, तो एक्चुअल में इस टॉपिक के थ्रू हम लोग ये पता कर लेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्या वैल्यू निकल के मतलब फॉर्मूला क्या निकल के आता है जिसके थ्रू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ने पे फाइनल रेजिस्टेंस कितना है। तो उसका एक रिस्पेक्टिव फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पे निकल के आने वाला है कुछ इस तरीके से। ये रहा आप लोग का फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ एक अल्फा की वैल्यू आती है जिसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये दोनों फॉर्मूले काम आते हैं न्यूमेरिकल में। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसको डिराइव कैसे करेंगे। डिराइव करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कोई भी एक मटेरियल है, इनिशियल में उसका कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, लेट्स से टीआई होगा इनिशियल टेम्परेचर, और सेम टू सेम ऐसे इनिशियल टाइम पे उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेट्स से उसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R0 है। अब जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो इनिशियल टेम्परेचर है उसमें चेंजेस आया होगा। सीधी बात है जो पहले टेम्परेचर था उसमें dt चेंजेस आया। सेम टू सेम जो इनिशियल में रेजिस्टेंस था उसमें टेम्परेचर बढ़ने की वजह से dr चेंजेस आप लोग को देखने को मिला रेजिस्टेंस में। तो इससे कंक्लूड क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस में चेंज आया ये एक्चुअल में चेंजिंग इन टेम्परेचर की वजह से आया। तो ये कहा जा सकता है कि चेंजिंग इन रेजिस्टेंस एक्चुअल में चेंजिंग इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज आएगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा। साथ ही साथ जो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है ये इनिशियल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को साथ में लिख दूं तो वैल्यू बन जाएगी dr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r0 इनटू dt। देखो दोनों साथ में आ गए ना, इसलिए इनटू यहां पे हो गया। प्रोपोर्शनलिटी वैसे की वैसे और dr यहां। अब यहां पे इसमें ध्यान देना, ये है प्रोपोर्शनलिटी। जो अल्फा यहां पे लिखा हुआ है ये अल्फा नहीं है। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, जैसे a b c d e, तो सेम ऐसे ही यहां पे कांस्टेंट आता है जिसका नाम है अल्फा। तो ये अल्फा है दोस्तों, ये प्रोपोर्शनलिटी है। मैं ये समझाना चाह रहा था। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट अल्फा आएगा जो प्रोपोर्शनलिटी जैसा दिखता है। तो कंफ्यूज मत होना कि प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद भी प्रोपोर्शनलिटी लगा हुआ है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटा तो कांस्टेंट आया आप लोग का अल्फा, तो वैल्यू बनी dr which is equal to अल्फा r0 into dt। अब इस वैल्यू को हम लोग को लेना है, ये है एक्चुअल में कितना चेंज निकल के आया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड तो मुझे फाइनल चेंज पता चल जाएगा रेजिस्टेंस में कितना आया। तो आप सभी लोग जानते हो कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो इनिशियल टेम्परेचर था वो फाइनल टेम्परेचर में तब्दील हो गया, मतलब TI से टेम्परेचर TF में पहुंच गया। सेम ऐसे ही रेजिस्टेंस जो आप लोग का इनिशियल में था R0 वो अब आप लोग का बन गया RF, मतलब इनिशियल से फाइनल तक रेजिस्टेंस चला गया। तो अल्टीमेटली अगर मुझे ये वैल्यू में इंटीग्रेशन बोथ साइड कराना है तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाऊंगा और यहां पे जो रेजिस्टेंस है उसको इंटीग्रेट करूंगा R0 से लेकर RF तक के, और यहां पे डेरिवेटिव है dt का, मतलब टेम्परेचर का डेरिवेटिव है। इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा इनिशियल टेम्परेचर TI से लेकर फाइनल टेम्परेचर TF तक के। तो वैल्यू सेम टू सेम ऐसी बनी हुई, देख लो ध्यान से। अब मुझे एक बात बताओ, डेरिवेटिव ऑफ R है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R बन जाएगा। तो ये बन गया कैपिटल R, आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, मतलब R0 RF। अब इसके बाद अगर आप लोग ध्यान दोगे तो अल्फा और R0 क्या है, बेसिकली दीज आर दी कांस्टेंट। तो इनको हमको बाहर ले लेना है। इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ dt का होगा। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसकी यहां पे मैंने रख दिया। अब आप जानते हो कि इस वैल्यू में मेरे को एक बार r पे अपर लिमिट रखना है, फिर माइनस लगाना है, फिर लोअर लिमिट रखना है। तो अगर मैं एक बार r की जगह पे यहाँ पे अपर लिमिट रखूंगा तो हो जाएगा RF माइनस ऑफ R0। इस तरफ में वैल्यू होगी अल्फा R0 और t पे आएगा एक बार TF, फिर माइनस आएगा और TI आ जाएगा। ये बेसिक इंटीग्रेशन के रूल है। जब आपकी वैल्यू आ जाती है दोस्तों उसके बाद आप लोग को
बेसिकली करना क्या है, ये जो R0 दिख रहा है ना इसको उस तरफ भेज देना है। तो अभी नेगेटिव में तो इधर आएगा, तो ये देखो पॉजिटिव में आ गया, बाकी पूरी इक्वेशन सेम टू सेम। अगर ध्यान दे रहे होगे तो यहाँ पे भी एक R0 है, यहाँ पे भी एक R0 है, तो दोनों तरफ से कॉमन R0 अगर मैं निकाल दूं तो वैल्यू क्या बचेगी दोस्तों, R0 कॉमन आ गया, यहाँ पे R0 निकल गया इसलिए अब यहाँ पे 1 आएगा और बची हुई टर्म आप लोग की इतनी आ जाएगी अल्फा और TF माइनस TI। देखो ये ध्यान से देखो, ये पूरी टर्म वैसी चाहिए आप लोगों की। अब अगर इसमें भी अगर आप लोग ध्यान देते हो तो TF माइनस TI क्या है, बेसिकली एक्चुअल में ये कहलाएगा चेंजिंग इन टेम्परेचर। वो क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो मैं इसको dt की जगह पे यहाँ पे पुट कर सकता हूं, तो मैंने यहाँ पे डेल टी पुट कर दिया, आप dt पुट कर दो या फिर डेल टी पुट कर दो, एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे TF माइनस TI की जगह पे डेल टी पुट कर दिया और मेरा फाइनल जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बनी वो बनी RF विच इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा dt। आई होप क्लियर है। तो दोस्तों इसी फॉर्मूले के थ्रू तुम लोग पता कर सकते हो कि कितना फाइनल रेजिस्टेंस में चेंजेस निकल के आता है जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाए। तो आप लोग को या तो फाइनल या तो इनिशियल टेम्परेचर मालूम होना चाहिए या फिर कितना चेंज आया टेम्परेचर में dt वो मालूम होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था वो मालूम होना चाहिए जो क्वेश्चन में मिल जाएगा, जिससे आप लोग फाइनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो किसी भी मटेरियल का। तो ये तो हो गया आप लोग का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को यूज करके अल्फा निकाला जा सकता है। तो मैं क्या करने वाला हूं, अल्फा का एक फॉर्म बनाने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा, ये आप लोग की सेम इक्वेशन है जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने फाइनल रेजिस्टेंस के लिए निकाले थे। मुझे इसकी वैल्यू निकालना है तो बेसिक मैथ्स यूज करूंगा, इस टर्म को मैं इस तरफ भेज दूंगा तो मेरी इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। इसके बाद R0 और TF माइनस TT को इसके अपॉन में, मतलब इसके अपॉन में भेज दूंगा, जिससे सिर्फ यहाँ अल्फा की वैल्यू बच जाएगी और अल्फा की वैल्यू अल्टीमेटली निकल के आएगी आप लोग की कुछ ये, जो होगी RF माइनस R0 अपॉन R0 TF माइनस TT TF माइनस TI। इस वैल्यू को आप लोग डेल टी भी लिख सकते हो और कुछ इस तरीके से अल्फा का फॉर्म बना सकते हो, RF माइनस R0 अपॉन में R0 इंटू DT। इसे कहा जाएगा दोस्तों टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कई बार एग्जामिनेशन में आप लोग को पूछा जाएगा। अगर निकालने के लिए तो इस फॉर्मूले को यूज करना है, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगी। अब इसके बाद अगर आप लोग अच्छे से ध्यान दो तो जो थर्मल कोफिशिएंट की वैल्यू है ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। जैसे कंडक्टर के लिए हमेशा याद रखना इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी, और आप जानते हो कि कंडक्टर के अंदर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों की दोनों वैल्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिलती है। सेम सेमीकंडक्टर के अंदर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है और इस दौरान जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होते हुए दिखती है। और एलॉय की वैल्यू लगभग 0 होती है क्योंकि इसके अंदर कोई चेंजेस आप लोग को देखने को मिल ही नहीं रहा है। आई होप क्लियर है। तो ये तीनों चीजें याद रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। और अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 60 वॉट का लाइट बल्ब है जिसमें करंट दौड़ रहा है लगभग 0.5 एम्पियर का। आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास हो रहे हैं उस क्रॉस सेक्शन ऑफ द बल्ब से, मतलब n की वैल्यू आपको निकालना है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पास दैट क्रॉस सेक्शन इन 1 घंटा, मतलब n की वैल्यू 1 घंटे के हिसाब से भी निकालना है। तो पहले आपको निकालना है पर सेकंड के हिसाब से, दूसरे में आपको निकालना है पर आवर के हिसाब से n की वैल्यू। तो बेसिकली आप लोग के 2 केसेस बनने वाले। पहला जो केस बनेगा उसमें आप लोग को करना, देखो तो पहली चीज ये फार्मूला निकलेगा कहां से, Q विच इज इक्वल टू NE वाले फार्मूले से निकल जाएगा, N विच इज इक्वल टू Q बाय E। और अगर ध्यान दो तो चार्ज आपके पास है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह पे आप लोग IT वाला फॉर्म रख सकते हो, अपॉन E बन जाए। याद है आप लोग को, अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व करे थे, नहीं भी याद आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। करंट क्या होता है दोस्तों, होता है चार्ज अपॉन टाइम, और टाइम की वैल्यू को इधर ले लोगे तो Q विच इज इक्वल टू IT हो जाएगा। तो ये इस फॉर्म से आया। तो इस फॉर्मूले की हमको मदद लेना, सॉल्व करना। तो अल्टीमेटली N की वैल्यू क्या बन रही है दोस्तों, यहाँ से IT अपॉन E। I की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यहाँ से 0.5 हो जाएगा। टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकंड पहले वाले केस में, और अपॉन E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। दूसरे वाले केस की अगर बात करी जाए तो N विच इज इक्वल टू जाएगा दोस्तों IT अपॉन E। करंट की वैल्यू 0.5 और टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पे 1 घंटा लग रहा था, उसको कन्वर्ट करो सेकंड में और आप लोग का मिनट में। तो यहाँ पे 60 इंटू 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी इंटू करना पड़ेगा, और E की वैल्यू आप लोग की सेम टू सेम। तो जल्दी से इन दोनों को सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं कितना आ रहा है। तो अगर आप लोग की वैल्यू N की पहले वाले वैल्यू निकल के आती इतनी, तो आपने बिल्कुल सही करे, और दूसरी वैल्यू इतनी आनी चाहिए। याद है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर आवर्स है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर सेकंड रहेगा। आई होप क्लियर है क्वेश्चन। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि जब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट का अप्लाई करते हो एक वायर में जिसकी लेंथ आप लोग को दी हुई है 0.2 मीटर, और साथ ही साथ उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया हुआ है 0.3 mm स्क्वायर, और उसमें जो करंट आप दौड़ा रहे हो वो दौड़ा रहे हो 2.4 एम्पियर का, तो आपको ये बताना है कि आखिर रिलैक्सेशन टाइम मतलब टाउ की वैल्यू क्या निकल के आएगी अगर नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब n की वैल्यू आपको इतनी दी हुई है। तो आपको क्या करना है, रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू निकालना है। आपके पास अल्टीमेटली जो जो वैल्यूज दी हुई है पहले उसको लिख लो।
तो दोस्तों आप लोग के पास ये सारी की सारी वैल्यूज आप लोग को गिवन है। अगर आप लोग को टाउ निकालना है तो टाउ निकालने के लिए आप लोग के पास एक फॉर्मूला है जो है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का ये रहा आप लोग का फॉर्मूला जो आप लोगों ने यहां से निकाले थे इससे पहले वाले डेरिवेशन में। इसी में अगर आप ध्यान दो तो ये रहा टाउ। तो टाउ के रिस्पेक्ट में अगर इस फॉर्मूले को मैं बनाता हूं तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। टाउ को इधर ले लो, आर को नीचे ले लो, तो फॉर्मूला बन गया टाउ का ये। अब इसमें से चेक करो कि आपके पास सारी वैल्यू है। तो m की वैल्यू तो सबको मालूम ही रहती है, l की वैल्यू दोस्तों क्वेश्चन में गिवन है, e की वैल्यू मालूम रहती है, n की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू आप लोगों के पास पता है, लेकिन r की वैल्यू आपके पास नहीं है। तो अगर आपके पास r की वैल्यू नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आपको फॉर्मूला मालूम है r विच इज इक्वल टू होता है v बाय i, और आपके पास यहाँ पे ध्यान दो तो v और i दोनों गिवन है, और फॉर्मूला लगा के आपकी r की वैल्यू बन जाती है 0.6 ओम। तो इस वैल्यू को आप लोग को यहाँ पे पुट कर देना और सारी वैल्यू को पुट करके क्या निकल के आता देखते हैं। तो दोस्तों सारी की सारी वैल्यूज को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आप लोगों को करना है क्या, बेसिकली इसको सॉल्व करना है। तो पॉज करिए जल्दी से और सॉल्व करके बताएं मुझे आंसर कितना आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को सॉल्यूशन करने के बाद आंसर इतना आ रहा है 4.8 × 10⁻16 सेकंड, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही करे हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि अगर एक 10 मीटर का लॉन्ग मैग्नाइन वायर है जिसका डायमीटर आप लोग को गिवन है और उसके अंदर जो रेजिस्टेंस आप लोग को देखने को मिल रहा है वो है 3.4 ओम। तो आपको फाइंड करना है कि रेजिस्टिविटी मतलब रो की वैल्यू क्या निकल के आएगी, और साथ ही साथ आपको बताना है कि उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर मेरे को यहाँ पे रेजिस्टिविटी निकालना है तो ऑटोमेटिकली कंडक्टिविटी उसकी रेसिप्रोकल की वैल्यू के फॉर्म में निकल जाएगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज गिवन थी मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो आप लोग के पास यहाँ लेंथ गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे रेडियस निकाल दिया डायमीटर को हाफ करके, और साथ ही साथ मेरे पास रेजिस्टेंस गिवन है। मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो रेजिस्टिविटी के निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे R विच इज इक्वल टू रो L बाय A। बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं लगा देना जज्बात में रो का, आप छोटे वाले फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हो। रो की वैल्यू यहां से अगर मैं A को उधर ले लूं, L को उधर ले लूं, L, तो रो की वैल्यू बन जाएगी RA/L। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज आप लोग के पास गिवन है, देख लो। R की वैल्यू ये रही, A मतलब हो जाएगा आप लोग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो पाई r स्क्वायर बन जाएगा। तो पाई की वैल्यू आपको तो मालूम ही है, R की वैल्यू ये रही, L की वैल्यू ये रही। तो जो सारी वैल्यूज थी उसको पुट करने के बाद आप लोग का कुछ इतना आ जाएगा। आप में से कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि 0.3 सेंटीमीटर था, तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया हूं, इसलिए 10⁻⁻2 लगाया हूं, ठीक है। तो रो की वैल्यू आप लोग को उसको सॉल्व करना है, जल्दी से पॉज करें, आंसर निकालें। तो अगर आप लोग का सॉल्यूशन इतना निकल के आया था तो आप लोगों ने बिल्कुल भी सही किए हो। अब एक होमवर्क दे रहा हूं कंडक्टिविटी निकालने का। तो कंडक्टिविटी होता है आप लोग का सिग्मा विच इज इक्वल टू रो 1/रो। इसकी वैल्यू यहां पुट करें और मुझे बताइएगा कि आप लोग की सिग्मा की वैल्यू कितनी निकल के आती है, ठीक है। तो ये आप लोग का होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर भेजिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि आप लोग को ना 1000 मीटर लंबे कॉपर वायर जिसका एरिया कुछ इतना है, और एक दूसरा वायर है दोस्तों जिसके कॉपर की रेजिस्टेंस कुछ इतनी है, लेंथ है पर मीटर मतलब 1 मीटर, और उसका एरिया कुछ इतना है। तो इन सब की वैल्यूज की मदद से पहले वाले वायर के अंदर कितना रेजिस्टेंस आप लोग को निकलते हुए आ रहा है वो आपको पता करना है। नहीं समझे? चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेसिकली केस नंबर 1 में ये कहा गया कि R1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, A1 की वैल्यू आपको गिवन है, L1 की वैल्यू भी आपको गिवन है। केस नंबर 2 में रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लोग को गिवन है, पर मीटर कहा गया है, इसलिए लेंथ उसकी 1 मीटर के आसपास है, और उसका जो एरिया है वो है 1 mm स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपको R1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है कितनी आने वाली है इन सब की मदद से। तो आप क्या कर सकते हो, बेसिक R का फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल सकते हो। R का फॉर्मूला क्या होता था, R विच इज इक्वल टू होता था रो L/A। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करो, R1 के लिए बना लो। तो R1 के लिए हो जाएगा रो L1/A1, R2 के लिए हो जाएगा दोस्तों रो L2/A2। तो इन दोनों का रेसिप्रोकल कर लो और वैल्यू निकाल लो। तो दोनों को मैंने रेसिप्रोकल करा तो वैल्यू कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिली। इसके बाद आपको रो से रो को काट देना है, और जो वैल्यू है आप लोग की कुछ इस तरीके से बन जाएगी, L1/A1, ये वैल्यू ऊपर चल जाएगी, मतलब A2/L2 हो जाएगी। इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं, R1/R2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो बनेगी L1/L2 इंटू A2/A1। सारी वैल्यूज आप लोग के पास है ही दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। दोस्तों सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ये 40 से कट जाएगा तो अल्टीमेटली यहाँ वैल्यू आ जाएगी 40, और आपकी जो R1/R2 है उसकी वैल्यू बनेगी 40, और अल्टीमेटली R1 की वैल्यू आएगी 40 टाइम्स ऑफ R2, और R2 की वैल्यू भी आपको गिवन है, वो कितनी है दोस्तों, वो है आपकी 1/58। तो इसको सॉल्व करिए जल्दी से, जिससे कि आप लोग R1 यहाँ से निकाल पाओ। दोस्तों यहाँ से आप लोग की R1 की वैल्यू निकल जाएगी 0.6 ओम। तो आई होप क्लियर है। तो इसको प्लीज जल्दी से बताइएगा कि आप लोग का भी क्या इतना ही आंसर आया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग सा है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ रहा है कि कॉपर वायर जिसका डायमीटर आप लोग को गिवन है और उसका रेजिस्टेंस आप लोग को मालूम है,
ऐसा कहा जा रहा है कि जो कॉपर वायर उसका हम लोगों ने डायमीटर जो है उसको 50% रिड्यूस कर दिए। तो अब बताइए कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा उस वायर में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोग को वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है दोस्तों। तो ध्यान से देखो, तो R1 की वैल्यू आप लोग के पास है, आप लोग को लेंथ नहीं पता है कितनी है, ना ही एरिया पता है आपको। R2 की वैल्यू आपको निकालना है एक्चुअल में जो क्वेश्चन में पूछा, और सेम टू सेम उस टाइम पे कितनी लेंथ हुई वो भी नहीं मालूम है, उस टाइम पे कितना एरिया हुआ वो भी नहीं मालूम है। बट ये वैल्यूज को देखकर तो ये समझ में आ रहा है कि जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें जो R1/R2 करके जो वैल्यू निकाली गई थी उस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली बस इसको फ्लिप कर दो तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा R2/L1 विच इज इक्वल टू L2/L1 इंटू A1/L2। तो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू भी उधर भेज दूंगा तो R2 की वैल्यू मेरी निकल जाएगी। तो मुझे निकालना है इसी की मदद से। लेकिन अगर आप अच्छे से ध्यान देते हो तो ना तो आपके पास L2/L1 की वैल्यू, ना ही आपके पास A1/A2 की वैल्यू। तो करेंगे क्या, आपके पास डायमीटर दिया हुआ है वो है 1 सेंटीमीटर का, इसके थ्रू आप लोग निकाल सकते हो रेडियस। रेडियस निकल जाएगा तो निकल जाएगा एरिया, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा यहाँ पे πr²। तो चलिए निकाल लेते हैं A1 और A2 की वैल्यू, उसके बाद फिर यहाँ पे पुट कराएंगे। तो बेसिक फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने A1 A2 की वैल्यू निकाल ली है। फॉर्मूला आप लोगों का बनेगा πr²। पाई की वैल्यू ये रही, आर की वैल्यू ये हो गई। कैसे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है तो डायमीटर के अकॉर्डिंग रेडियस उसकी हाफ होती है, तो 1 सेंटीमीटर की रेडियस हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। तो यहां से आप लोगों ने एरिया निकाल लिया। क्वेश्चन ने आप लोग से कहा था जो वायर एक्चुअल में उसको हम लोगों ने उसके डायमीटर को रिड्यूस कर दिया 50%। तो पहले उसका डायमीटर था दोस्तों 1 सेंटीमीटर, रिड्यूस करने के बाद डायमीटर कितना हो गया होगा 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर अगर डायमीटर है तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ मतलब 0.25। तो यहां पे हम लोगों ने A2 निकाले, πr² से पाई की वैल्यू ये रही और r की वैल्यू ये रही। स्क्वायर करके दोनों की वैल्यूज आप लोगों के पास ये निकल के आ गई। तो ये दोनों वैल्यूज हम लोग यहां सॉल्व कर सकते हैं इसको पुट करने में। बट क्वेश्चन में एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो कि क्लू के फॉर्म में। मुझे एक बात बताना, अगर यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है तो क्या इसकी वजह से उसके वॉल्यूम में चेंजेस आएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो चाहे वो शुरुआत में हो या बाद में हो, एरिया तो एक ही रहेगा, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा शुरू में भी और बाद में भी। इस वजह से V1 विच इज इक्वल टू V2 हो जाएगा। अब ये वॉल्यूम होता क्या है दोस्तों, वॉल्यूम होता है A1 इंटू L1 विच इज इक्वल टू A2 इंटू L2। वो जो मुझे मिल रही है दोस्तों वैल्यू वो है L2/L1 विच इज इक्वल टू A1/A2। और A1 A2 की वैल्यू तो तुम्हें पता है, A1 की वैल्यू दोस्तों है 0.78 और A2 की वैल्यू है 0.16। तो अगर मैं इसको कट आउट करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 4। तो मुझे ये समझ में आया L2/L1 की वैल्यू भी 4 है और A2/A1 की A1/A2 की वैल्यू भी 4 है। हमारे पास रहा हमारा फॉर्मूला। हमारे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग L2/L1 की वैल्यू क्या है, तो देखो L2/L1 की वैल्यू भी 4 है, तो यहां से जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4। और A1/A2 मतलब A1/A2 की वैल्यू भी 4 है, तो यहां से हमारे पास 4 4 16 आ जाएगा। तो वैल्यू मिलेगी R2/R1 की। R1 को उधर कर दो तो R2 की वैल्यू आपके पास आ गई 16 टाइम्स ऑफ R1। और R1 की वैल्यू क्या क्वेश्चन में आपके पास थी, तो देख लीजिए क्वेश्चन में आपके पास R1 की वैल्यू थी 0.15। तो 0.15 की वैल्यू मैंने यहां से रख दिया, तो R2 की वैल्यू निकल के आ गई 2.4 ओम। तो इतना रेजिस्टेंस आप लोग का निकल के आया जब उस वायर के डायमीटर को रिड्यूस कर दिया गया था 50%। तो चलिए बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि द बेस ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप विद द टंगस्टन फिलामेंट इज मार्क्ड एज 120 वोल्ट एंड power of 60 watt. The resistance of the filament is not burning is 20 ohm. The room temperature is being 20 degrees Celsius. The lamp is then switched on to the 120 volt supply. What is the normal working temperature of the lamp? Basically यही हुआ, टेम्परेचर में चेंजेस आया और टेम्परेचर में चेंजेस आने की वजह से वैल्यू टेम्परेचर की कितनी वरी हुई वो पता करना है आप लोग को। और साथ ही साथ क्वेश्चन ने थर्मल कोफिशिएंट की वैल्यू भी दी हुई है। अब टेम्परेचर में क्या चेंज निकल के आया देखो, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर आपको मालूम है कि वो है 20 डिग्री सेल्सियस, अल्टीमेटली फाइनल टेम्परेचर कितना निकल के आता वो पता करना है। तो दोस्तों इसी फॉर्मूले का आपको यूज करना है और अल्टीमेटली आप लोग को जो वैल्यू निकालना है वो ये वैल्यू निकालना है। तो T2 के फॉर्म में पूरा फॉर्मूले को बना लो। तो बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से T2 का फॉर्मूला बना लिया और वो बना दोस्तों T2 विच इज इक्वल टू R1 माइनस R0 अपॉन R0 अल्फा प्लस T1। सारी वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। तो इस फॉर्मूले में अगर आप लोग ध्यान दो तो R की वैल्यू आप लोग के पास है नहीं, लेकिन R0 की वैल्यू आप लोग के पास गिवन है, वो है आप लोग की 20 ओम। साथ ही साथ टेम्परेचर की अगर बात करी जाए तो वो भी आप लोग को दी हुई है और साथ में ध्यान दिया तो R0 तो एक ही बात हो गई और अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। दिक्कत यहाँ पे ये है कि R की वैल्यू क्या है तो उसको हमको निकालना पड़ेगा। तो इस पावर के फॉर्मूले से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। R को इधर लिया जाए तो R विच इज इक्वल टू हो जाएगा V²/P। आपके पास ये सारी वैल्यू गिवन है, देखो V की वैल्यू आपके पास 120 दी हुई है और पावर की वैल्यू 60 दी हुई है। तो ये वैल्यू को सॉल्व करने के बाद जो आपकी पावर
ये वैल्यू को सॉल्व करने के बाद जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लोग की निकल के आ रही है कुछ इतनी निकल के आ रही है। दोस्तों ये सारी वैल्यूज जो आप लोग को गिवन थी उसको पुट कर दिया और आर की वैल्यू यहां से निकाल के भी पुट कर दिया। इन सबको सॉल्व करने के बाद आप लोग का फाइनल आंसर निकल जाएगा। तो पॉज करिए और जल्दी से सॉल्व करके बताएं। तो दोस्तों अगर आपका फाइनल टेंपरेचर निकल के आता है 2220 डिग्री सेल्सियस तो आपने बिल्कुल सही आंसर किया। बाकी दोस्तों इस टाइप के और भी वैरायटी के क्वेश्चंस आप लोग मेरी बुक से कर सकते हो। इसके अंदर मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस दिया हूं होमवर्क के तौर पे। जो आपको करना है इन तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप लोग को पेज नंबर 57 और 58 में मिल जाएंगे हमारे इस बुक के। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बुक से इसको सॉल्व कर लेना दोस्तों। साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चंस भी आपको होमवर्क दे रहा हूं। तो ये आप लोग के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसको प्लीज करिएगा। 59 और 61 नंबर के पेज नंबर में मिल जाएंगे हमारे इस बुक के। तो प्लीज सॉल्व करना, दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन सब के अलावा भी ढेर सारे क्वेश्चंस और भी मैंने इस बुक के अंदर ऐड कर दिया हूं जो बोर्ड्स एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर बुक नहीं लिए हो तो Amazon की डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी जाएं ऑर्डर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ध्यान देते हैं जो आप लोग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसको आप लोग को याद रखना है एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। सबसे पहला होता है कि आखिर इलेक्ट्रिकल सेल होते क्या है। तो सीधी बात है, सेल वो टाइप का आप लोग का एक डिवाइस है जो आप लोग को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है कंटिन्यूस फ्लो के साथ, जिससे कि सर्किट में चार्जेस का फ्लो मेंटेन रहता है। अभी जो सेल है बेसिकली बैटरी का इस तरीके का फॉर्म, इस तरीके का डायग्राम होता है जो आप लोग को याद रखना है। इलेक्ट्रिकल सेल कर क्या रहा है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या चीज होती है। तो सिंपल वे में कहा जाए तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पहले ऐसा समझा जाता था कि एक स्पेशल टाइप का फोर्स है जो सर्किट के अंदर लगता है। बट आज के टाइम पे ये माना जाता है कि जो ईएमएफ है दोस्तों वो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। मतलब जो ई की वैल्यू है अल्टीमेटली पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही होती है। तो अगर आप ई लिखो या पोटेंशियल डिफरेंस लिखो एक ही बात है आप लोग के लिए। और डीवी है तो आप लोग उसको V2 माइनस V1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी आप लोग उसको शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप लोग की बैटरी है तो बैटरी के पॉजिटिव एंड में हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव रहती है और बैटरी के नेगेटिव एंड में पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहती है। तो अगर आपसे किसी ने इसमें पूछा कि बताइए ईएमएफ की वैल्यू कितनी है तो आप क्या करोगे, E which is equal to del V करोगे और del V की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, एक आएगी पॉजिटिव V1 और दूसरी क्या आएगी पॉजिटिव ऑफ माइनस V2। तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या निकल के आएगी। और किसी ने अगर आपसे पूछा कि यहाँ पे ईएमएफ कितना निकल के आ रहा है तो ईएमएफ आप लोग का हो जाएगा del V और del V की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ से, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव ऑफ V1 और यहाँ से माइनस ऑफ V2। तो अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ईएमएफ की वैल्यू V1 प्लस V2 के फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे लिख लो एक ही बात है, बस कॉन्सेप्ट आप लोग को मालूम होना चाहिए। सिंपल ये है कि ईएमएफ जो है एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या चीज होती है। तो इट इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन द गिवन सर्किट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसके ऊपर आप लोग को कोई डेफिनेशन तो वैसे भी नहीं पूछने वाला है क्योंकि बच्चों वाला टॉपिक है, लेकिन अल्टीमेटली इसके अंदर आप लोग के फॉर्मूले निकल के आते हैं जो आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद रखने हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, इन तीनों को आप लोग को याद रखना है। एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल यहीं से बनेगा। E which is equal to VIT, E which is equal to I square RT, E which is equal to V square into T by R। एक फॉर्म कोई भी याद रख लो तो वहां पे एक बार आप लोगों ने V की वैल्यू IR पुट करे तो ये बन गया। दोस्तों इसमें I की वैल्यू V by R पुट करे तो ये वाला फॉर्म बन गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट होती है दोस्तों इसके बारे में आप लोग को मालूम होना चाहिए और वो होती है दोस्तों 1 किलोवाट आवर्स जो कि बराबर होता है 3.6 into 10⁻⁶ जूल के बराबर। बात कर लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिकल पावर क्या चीज है। सो इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम टू मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पावर। बस अल्टीमेटली इसमें ये याद रखना, इसके आप लोग को 3 फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। P which is equal to VI, अगर मैं यहाँ पे V की वैल्यू IR पुट कर दूं तो I square R एक और नया फॉर्म बन जाएगा। I square की जगह पे V by R पुट कर दूं तो आप लोग का एक और नया फॉर्म बन जाएगा पावर का, वो रहेगा V square by R। तो कई बार एग्जामिनेशन में ये फॉर्म के ऊपर भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, स्पेशली ये वाला फॉर्म याद रखना V square by R which is equal to P वाला जो एग्जामिनेशन में आता है। बाकी तो सारे याद रखना। SI यूनिट की बात करी जाए तो वॉट इसकी SI यूनिट होती है और पावर की जो कमर्शियल यूनिट होती है दोस्तों वो होती है हॉर्स पावर और 1 हॉर्स पावर विच इज इक्वल टू होता है 746 वॉट के बराबर। इसके अलावा अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं कि आखिर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखो जैसे हम लोग पढ़े थे कि नॉर्मल एक लोड रेजिस्टेंस होता है, जैसे आप लोग का एक डायग्राम है सर्किट का, ये रहा आप लोग का दोस्तों लोड रेजिस्टेंस और ये रही दोस्तों आप लोग की बैटरी और बैटरी के पास अपना खुद का ईएमएफ होता है। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करे और आप लोग को ये पता चला कि जो एक्चुअल में आर की वैल्यू है उतनी आर की वैल्यू आप लोग को पूरे सर्किट में नहीं मिल रही, उससे थोड़ी सी ज्यादा आप लोग को देखने को मिल रही। तो आप लोग का दिमाग खराब हो गया कि भाई जितना लोड रेजिस्टेंस है उतनी वैल्यू के अलावा एक्स्ट्रा वैल्यू भी मिल रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो इसके पीछे का राज है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप लोग को सेल के अंदर देखने को मिलता है। ये एक किस्म से घर का भेदी लंका ढाई की तरह होता है। जो आप लोग को सेल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उसी के पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस भी होता है जो खुद ही के ईएमएफ को खाने का काम करता है। तो मान लीजिए अगर ये 9 वोल्ट का सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा बैटरी में लिखा है, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है कि वो 8.9 वोल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हो और 0.1 वोल्ट के आसपास जो एनर्जी खा रहा है वो कौन खा रहा है? उस सेल का ही ईएमएफ खा रहा है। तो हर सेल के पास अपना खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे शो किया जाएगा? तो जैसे देखो यहाँ पे ये रही आप लोग की बैटरी, कुछ इस तरीके से आप लोग शो करते हो। तो इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करने के अलग अलग तरीके, या तो आप सेल के आगे में एक इस तरीके से रेजिस्टेंस लगा दो और बता दो कि स्मॉल आर के फॉर्म में कि ये जो बैटरी का ही रेजिस्टेंस है, कहीं और का नहीं है। या अगर आप चाहो तो बैटरी के पहले भी लगा सकते हो इसको इस तरीके से, तो भी ये सही ही कहला जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली स्मॉल आर लिखना। इसके अलावा एक और डायग्राम कुछ ऐसे भी बना सकते हो कि ये रहा आप लोग की बैटरी और बैटरी के बीच में इस तरीके से आप लोगों ने रेजिस्टेंस शो कर दिए, तो ये भी आप लोगों को कहलाएगा कि ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। बट मैक्सिमम टाइम जो यूज होता है वो इस तरीके का डायग्राम यूज होता है, तो आप लोग को भी ऐसे ही बनाना। अब इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है दोस्तों? तो ये चीज याद रखना, वो डिपेंड करता है सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ दिस सेल पे। अगर वो बढ़ जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, अगर वो घट जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। साथ में याद रखना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों टू द एरिया ऑफ प्लेट जो कि डिप्ड है उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, और साथ में डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन। आई होप क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है जिसके पास पावर 100 वॉट की आ रही है और ईएमएफ की वैल्यू इसकी आप लोग की 230 वोल्ट। इफ द सप्लाई वोल्टेज इज ड्रॉप्ड बाय 115 वोल्ट, तब कितना आप लोग को हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी बाय द बल्ब इन 20 मिनट। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, पहले 230 वोल्ट का सप्लाई था, वो ड्रॉप होके 115 हो गया, तो इस दौरान आप लोग को एनर्जी में किस तरीके से चेंजेस देखने को मिलेगा ये आपको बताना है। और अल्टीमेटली एनर्जी का क्या फॉर्म होता है? तो सीधी बात है, एनर्जी विच इज इक्वल टू होता है दोस्तों V² बाय R इंटू T। तो ये एनर्जी किसके लिए निकालना है? जब इतना हो जाए। तो ये आप लोग की V की वैल्यू हो गई यहाँ पे, T आप लोग का 20 मिनट हो गया यहाँ पे, लेकिन R अल्टीमेटली क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो दोस्तों अगर आप R की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग के पास पावर की वैल्यू और साथ ही साथ एक V की वैल्यू गिवन है। आप क्या कर सकते हो, पावर वाले फॉर्म से R की वैल्यू निकाल सकते हो। याद है मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था पावर का एक फॉर्म होता है V² बाय R। तो दोस्तों अगर मैं और करके लिखता हूं तो R की वैल्यू बन जाएगी V² बाय यहां से P। यहाँ पे आप लोग की V की वैल्यू रही 230 का स्क्वायर और P की वैल्यू आप लोग के पास है 100। तो इसको सॉल्व करें जल्दी से और बताएं कितना आ रहा है। दोस्तों अगर आप लोगों के पास R की वैल्यू इतनी निकल के आती तो आप लोगों का आंसर जो आ रहा है वो बिल्कुल सही है। इसी R की वैल्यू को आपको यहाँ अल्टीमेटली पुट करना है। तो ये था आप लोग का फॉर्मूला, इसमें आप लोग को सारी वैल्यू को पुट कर देना है। तो V की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी हो जाएगी, जो ड्रॉप होकर इतनी आई वो कितनी थी 115। यहाँ पे 230 मत ले लेना है ना, अपॉन R की वैल्यू जो अभी कैलकुलेट करे वो आई थी आप लोग की 529 और टाइम जो था आप लोग का 20 मिनट में आप लोग को देखने को मिल रहा था, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में। तो कितना हो जाएगा इंटू 60 आप लोग को करना है। तो जल्दी से इसकी E की वैल्यू मुझे निकाल के बताइए कितनी आप लोग की यहाँ से आंसर निकल रही है। तो अगर आप लोग का आंसर दोस्तों आता है 30,000 जूल तो आप लोगों ने बिल्कुल सही करे हो 101%। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोग को कह रहा है कि यहाँ पे ना आप लोग के दो रेजिस्टर लगे हुए, दोनों के दोनों पैरेलल में लगे हुए। पैरेलल में लगे हुए इसका मतलब क्या है, सीधी बात है वोल्टेज यहाँ पे सेम रहेगा। अगर सीरीज में रहते तो वोल्टेज डिफरेंट रहता, चार्जेस वहां सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे पैरेलल पे लगे इस वजह से यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा दोस्तों। यहाँ पे दो रेजिस्टर है दोस्तों, एक है 8 ओम का, दूसरा है 12 ओम का। 8 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो पावर डेसिपेट हो रहा है वो है 9 वॉट का। क्वेश्चन ने कहा बताइए 12 ओम के रेजिस्टर में कितना पावर डेसिपेट हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि P1 की वैल्यू आपको गिवन है, R1 की वैल्यू गिवन है, R2 की वैल्यू गिवन है, लेकिन आपको अल्टीमेटली P2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे इसको? तो क्वेश्चन खुद बता रहा है कि ये सीरीज में नहीं पैरेलल में। और दोस्तों सीरीज में अगर होता तो वहां वोल्टेज डिफरेंट हो जाता, लेकिन वो पैरेलल में इसलिए सेम है, इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि जो इसका पोटेंशियल होगा V1 वही V2 के बराबर होगा। अब ये V1 V2 कैसे निकाले, पावर यहाँ पे अल्टीमेटली निकालना है। तो एक काम करते हैं, पावर का एक फॉर्मूला देखते हैं जो कि V और R के फॉर्म में होता है। थोड़ी देर पहले आपको बताया था P विच इज इक्वल टू V² बाय R, जिसको हम लोगों ने लिखे भी थे, नोट डाउन भी करे थे। इसको V के फॉर्म में बनाओ जरा। V के फॉर्म में बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बोथ साइड अंडर रूट लगाऊंगा तो V की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ PR। ये वो PR नहीं है जो आप उससे करते हो, ठीक है आगे बढ़ते, बहुत लेम जोक था। तो V की वैल्यू आप लोग की कुछ इतनी आ चुकी है, इसको आप लोग को यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा P1 R1 विच इज इक्वल टू P2 R2, वो भी दोस्तों अंडर रूट के अंदर। अब यहाँ पे दोनों तरफ अंडर रूट है तो अल्टीमेटली होगा क्या, बोथ साइड अगर स्क्वायर भी कर देते हो आप लोग तो ये एक दूसरे से कट आउट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या निकल के आएगी, P1 R1 विच इज इक्वल टू P2 R2। निकालना क्या है, P2 निकालना है। तो P2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 R1 अपॉन
R2। P1 की वैल्यू क्या है तो आपके पास गिवन है वो है 9, R1 की वैल्यू क्या है वो है दोस्तों 8 अपॉन में R2 की वैल्यू क्या है वो 12। तो यहां से आप लोग इनकी वैल्यू सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर है। तो दोस्तों कट पिट के जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 6 वॉट। तो अगर आपका 6 वॉट आंसर आ रहा है दोस्तों तो बिल्कुल सही 100% आप लोगों ने करे हो इस क्वेश्चन को। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी और चीजें समझ में भी आ रही होगी। याद रखिएगा दोस्तों घर पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और भी करनी है, कुछ क्वेश्चंस के सारे नहीं बैठना है। फिजिक्स का पेपर टफ आ जाता है, आखिरी मोमेंट में फिर परेशान हो जाते हो कि भैया जितना प्रैक्टिस कराए थे उतना तो आया ही नहीं, क्योंकि कोई पेपर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हम आपकी मेहनत करा सकते हैं, आपको उस लायक बना सकते हैं कि जिसमें आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, बट अल्टीमेटली अगर आप चाहते हो कि आप लोग को बाकी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो उसके लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। तो आखिर ये किरचॉफ्स लॉ है क्या? तो बेसिकली किरचॉफ भैया ने 1842 में इस लॉ को आप लोग के लिए दिए थे। एक्चुअल में ओम्स लॉ नाम का एक लॉ था जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कितना वोल्टेज है, कितना रेजिस्टेंस है, कितना करंट है उसको पता करने का काम करता था। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को लेकर आया गया जहां पे ढेर सारे रेजिस्टर लगे हुए हैं, डिफरेंट ब्रांचेस में करंट दौड़ रहा है, तो उस दौरान पे हमें ओम्स लॉ की मदद से करंट को, वोल्टेज को या फिर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में बड़ी दिक्कत आती थी। इस वजह से हम लोगों ने लेकर आए किरचॉफ्स लॉ जो कि एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता था क्या करता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किरचॉफ्स लॉ होते क्या हैं। तो बेसिकली दो टाइप के आपको लॉ इसके अंदर देखने को मिलेंगे। पहले लॉ का नाम होता है दोस्तों जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ क्या कहता है समझने की कोशिश करते हैं। जंक्शन लॉ ये कहता है दोस्तों कि इनकमिंग करंट जो सर्किट में आ रहा है एट जंक्शन में वो हमेशा बराबर होगा आउटगोइंग करंट के जो उस जंक्शन से जा रहा है। अब आप कहोगे कि जंक्शन क्या है, तो जंक्शन बेसिकली एक वो पॉइंट होता है दोस्तों जहां पे दो से ज्यादा वायर एक दूसरे पे आकर कोइंसाइड हो रहे हैं, या मैं कह सकता हूं मीटिंग पॉइंट है वायरों का जहां पे दो से ज्यादा वायर एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। जैसे देखो 4 वायर एक पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, तो जंक्शन लॉ क्या क्या रहा है, जंक्शन रूल क्या क्या रहा है। जो पहला वाला वायर है उसमें लेट से करंट आ रहा है I1, दूसरा वाला वायर है इसमें जो करंट आ रहा है वो I2। तो जंक्शन लॉ क्या कह रहा है कि जो इनकमिंग करंट है जो जंक्शन पे आ रहा है उसका सम मतलब I1 प्लस I2 ये हमेशा बराबर होगा जो जंक्शन से करंट जा रहे हैं। देखो यहां से करंट वापस से जाते हुए आप लोग को देखने को मिलेगा I3 और लेट से I4। तो क्या कहा जंक्शन लॉ ने, सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट एट जंक्शन विच इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट जो कि आउटगोइंग के फॉर्म में दिख रहे हैं, मतलब I3 प्लस I4। इनको अगर मैं इधर ले लेता हूं दोस्तों तो वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2 माइनस ऑफ I3 माइनस ऑफ I4 विच इज इक्वल टू 0। और ये सभी के सभी क्या है, करंट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि समेशन ऑफ ऑल करंट है जो कि जंक्शन पे मीट कर रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से इसको लिखा विच इज इक्वल टू 0। तो क्या है दोस्तों जंक्शन लॉ, इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट द पॉइंट इन द जंक्शन विच इज ऑलवेज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड एज जंक्शन लॉ, या जिसको हम लोग जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं। जंक्शन रूल कह लो, लॉ कह लो, एक ही बात है। याद रखिएगा ये जो जंक्शन लॉ है दोस्तों ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अभी आप लोग कह रहे थे मुझसे कि दो से ज्यादा वायर अगर एक दूसरे से मीट कर रहे तो उसको जंक्शन कहते हैं, अगर दो वायर एक दूसरे से मीट कर रहे तो उसको नोड कहा जाता है। दोस्तों जंक्शन लॉ में हमेशा याद रखना जो भी वैल्यूज आप निकालते हो करंट की, अगर वो गलती से कैलकुलेट होकर नेगेटिव निकल के आती है तो हमेशा ये अज्यूम कर लेना कि एक्चुअल वैल्यू पॉजिटिव ही है, लेकिन जिस डायरेक्शन में आप लोगों ने आंसर सॉल्व करना शुरू करे होंगे हो सकता है आपने उल्टा डायरेक्शन लिया हो। तो अगर करंट की वैल्यू मान लीजिए -2 एम्पियर आती है तो एक्चुअल में +2 एम्पियर ही है, ये आप अज्यूम कर लेना। किरचॉफ्स का बेसिकली दूसरा लॉ क्या होता है इसको जान लेते हैं दोस्तों। इसका नाम है लूप लॉ या लूप रूल भी कहा जाता है। ये क्या कहता है कि किसी भी सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा 0 के बराबर आप लोग को देखने को मिलेगा, वो कहलाता है लूप रूल। हमेशा याद रखिएगा जहां पे अगर आप लोग को वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू गेन होते हुए देखने को मिलेगी, और जहां वैल्यू नेगेटिव मिल रही है वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होते हुए आप लोग को देखने को मिलता है दोस्तों। तो जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते दोस्तों। तो जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ क्या कहता था कि एट जंक्शन पे आने वाला जो करंट है उसका सम जाने वाले करंट के बराबर होता है, या मैं कह सकता हूं सम ऑफ ऑल करंट एट जंक्शन हमेशा 0 के बराबर आप लोग को देखने को मिलेगा। और जंक्शन रूल के बाद आता है लूप रूल जो ये कहता है कि सर्किट के अंदर अलग अलग डिवाइसेस है, अलग अलग डिवाइसेस के अंदर अलग अलग पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा, तो कंप्लीट सर्किट के अंदर नेट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर मिलती है। ये है आप लोग का दोस्तों लूप रूल। तो दोस्तों याद रखिएगा ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, ये प्रिंसिपल कंजर्व ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों किरचॉफ्स लॉ के ऊपर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो उस दौरान पे आप लोग को ये समझना जरूरी है कि पोटेंशियल की वैल्यू कहां पे ड्रॉप हो रही है, कहां पे गेन हो रही है। तो हमेशा याद रखिए
रखिएगा, जब भी आप लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हो तो उस दौरान पे जो पोटेंशियल है दोस्तों वो हमेशा ड्रॉप होते हुए आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हो तो उस दौरान पे आप लोग पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा बढ़ते हुए देखने को मिलने वाली है। अब आप बोलोगे भैया कहां पे हायर पोटेंशियल होगा, कहां पे लोअर, ये कैसा पता करें? तो सर्किट के अंदर दो ही टाइप के डिवाइस मेनली आपको देखने को मिलने वाले। सबसे पहला है तो बैटरी, दूसरा आप लोग का रेजिस्टेंस। तो वहां पे किस तरफ में हायर होगा, किस तरफ में लोअर होगा, तो चलिए समझते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये रहा आप लोग का सेल दोस्तों। तो सेल के हमेशा पॉजिटिव एंड में हायर पोटेंशियल होता है और नेगेटिव एंड में हमेशा लोअर पोटेंशियल आप लोग को देखने को मिलता है। ये रहा रेजिस्टर। अब इसमें कैसे समझे कि किस तरफ हायर है किस तरफ लोअर? तो जिस तरफ करंट का डायरेक्शन आप लोग को देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल इस तरफ करंट का डायरेक्शन है तो जिस तरफ करंट का डायरेक्शन उस तरफ हायर पोटेंशियल और उसके अपोजिट में सीधी बात है लोअर पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा। अगर करंट का डायरेक्शन इस तरफ से रहता दोस्तों तो ये हो जाता है हायर पोटेंशियल और ये हो जाता है लोअर पोटेंशियल। हम लोग जब भी सर्किट डायग्राम बनाते हैं किरचॉफ्स लॉ के अंदर तो हमें एक लूप चूज करना रहता है जिसके अकॉर्डिंग हमको वैल्यूज को कैलकुलेट करना रहता है। ये लूप मैं कह सकता हूं पाथ के फॉर्म में भी है। तो अगर आप लोग का पाथ लेट से इस तरफ है, ऐसे दिया जा रहा है, मतलब हायर से लोअर में जा रहा है, तो क्या कहा जाएगा? उस दौरान पे पोटेंशियल की वैल्यू ड्रॉप हो रही है, क्योंकि आप जानते हो हायर से लोअर में जाओगे तो वैल्यू V की ड्रॉप होती है। अगर आपका पाथ इस तरफ है दोस्तों, जहां पे आप लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो, तो V की वैल्यू आपको हमेशा बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। सेम ऐसे ही अगर आपका पाथ इस तरफ है दोस्तों, हायर से लोअर की तरफ, तो इस रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू ड्रॉप होगी। अगर लोअर से हायर की तरफ है तो आपको गेन होते हुए देखने को मिलेगी। सेम यहाँ पे दोस्तों, अगर आप हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो तो आप लोग की ड्रॉप हो जाएगी वैल्यू, और लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो तो आप लोग की वैल्यू गेन होते हुए आपको देखने को मिलेगी। तो किरचॉफ्स लॉ के ऊपर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पहले जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ उसको जल्द से जल्द बना लो, उसके बाद नामकरण दे दो A B C D E F जो भी उसका नाम है। उसके बाद आपको लूप चूज करना है। लूप चूज करने से जैसे आप लोग का सर्किट डायग्राम रहा है, इसके बाद आप लोगों ने इसका नामकरण कर दिए, उसके बाद आप लोगों ने लूप चूज करेगी कहां से आप लोग कैसे इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे। तो आप लोग यहाँ पे लूप चूज कुछ इस तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लूप चूज कर दिया, ये हो गया आप लोग का क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली जो करंट की वैल्यू अगर नेगेटिव निकल के आई तो इसका मतलब ये समझ जाना कि जो लूप आपने चूज करे थे उसके एक्चुअल अपोजिट लूप में करंट दौड़ रहा है। बाकी टेंशन ना लो, अभी किरचॉफ्स लॉ के ऊपर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो बेसिकली पहले ये समझ लो कि टर्मिनल्स होते क्या है। तो जैसे आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, ये रहा आप लोग का सेल। सेल के जो लास्ट के एंड है ना, एक ये एंड दिख रहा है और एक ये एंड दिख रहा है, लेट्स इसका नाम दे देता हूं A और B। तो जो A और B दिख रहा है ना, इसे कहा जाता है टर्मिनल। टॉपिक क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बैटरी का। इसका मतलब क्या हुआ? हर टर्मिनल पे अपने अपने पोटेंशियल होंगे। तो लेट्स से इस सेल का जो पोटेंशियल है उसका नाम दे दिए V। A पे जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा उसका नाम दे दिए VA। B पे जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसका नाम VB दे दिया। आप लोग को हमेशा ये चीज याद रखना है कि बैटरी के पॉजिटिव एंड पे जो टर्मिनल होगा वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव देखने को मिलेगी, और बैटरी के नेगेटिव एंड में जो टर्मिनल होता है दोस्तों वहां पे हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव शो होते हुए आप लोग को देखने को मिलती है। तो अल्टीमेटली क्या पता करना है कि इन दो टर्मिनल के पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। मतलब अल्टीमेटली इस पूरे सर्किट में डेल V की वैल्यू क्या निकल के आती है ये आप लोग को बताने का काम करना है। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है। तो डेल V कहा गया, इसका मतलब क्या? जितने भी पोटेंशियल आप लोग को सर्किट में दिए उन सब का आप लोग को यहाँ पे अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। मतलब इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, लेकिन हमेशा याद रखिएगा पाथ चूज करके आपको करना है। साथ ही साथ आप लोग को जो पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन डिनोट करना है वो डिनोट करना है हायर टू द लोअर पोटेंशियल डिफरेंस जा रहे हैं या लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं। अगर हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और अगर आप लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। शायद आप लोग को याद था सेल का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है। तो हमेशा याद रखिए सेल का जो पोटेंशियल होगा वो EMF के बराबर ही होगा। अगर इसकी E की वैल्यू आपको 2 वोल्ट दी हुई तो V की वैल्यू भी 2 ही होगी। लेकिन बात ये निकल के आती है कि इस रेजिस्टर के लिए हम लोग V की वैल्यू कैसे निकाले। तो इसको निकालना है ओम्स लॉ। तो V विच इज इक्वल टू हो जाएगा I into R। तो जो करंट आप लोग को क्वेश्चन में दिया है वो यहाँ पे रखना है। फॉर एग्जाम्पल 2 एम्पियर का करंट है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है तो V की वैल्यू आ जाएगी 2 into 1 दैट मींस 1, 2 into that 1, वाह, V विच इज इक्वल टू आ जाएगी 2। आई होप क्लियर है, नहीं समझ में आया तो भी बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले उस कंडीशन की जहां पे करंट जो है डिस्चार्ज होते हुए देखने को मिल रहा है। डिस्चार्ज मतलब क्या? बैटरी से करंट बाहर जा रहा है, मतलब पावर बैंक से आप अपने मोबाइल को चार्ज कर रहे हो, वैसी कंडीशन कहलाती है डिस्चार्जिंग कंडीशन, जहां पे करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से आपको बाहर निकलते हुए देखने को मिल रहा है। उस केस के लिए आप लोग सबसे पहले सॉल्व करोगे। तो इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, ये आप लोग का है बैटरी। बैटरी का ये रहा पॉजिटिव एंड जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू है VA, वो भी पॉजिटिव में क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव एंड का टर्मिनल, इसलिए ये रहा दोस्तों बैटरी का नेगेटिव एंड जिसका नाम दे दिए B, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है नेगेटिव ऑफ B। क्यों? क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आप लोग को कहा था हर सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो उसको आप लोग साइड में इस तरीके से शो कर सकते हो। तो इस सेल
का इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया हूं जैसे आप लोग ये देख पा रहे होंगे। तो नामकरण मैंने कर दिया कि इसके अंदर ईएमएफ है ई, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर, और करंट का डायरेक्शन हम लोगों ने मान लिया कि इस तरफ आप लोग को देखने को मिल रहा है। आप बोलोगे भैया करंट का डायरेक्शन आपने बाहर क्यों ले लिए? क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, करंट निकल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो डिस्चार्जिंग की कंडीशन में बैटरी से करंट को बाहर की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा ना। और मान लेते हैं यहाँ से सर्किट आगे कनेक्टेड है लेट से रेजिस्टर वगैरह से, तो करंट हो क्या रहा होगा, यहाँ से घूम कर वापस आ रहा होगा। तो इस तरफ करंट का डायरेक्शन दिख रहा है, तो सेम ऐसे करंट वापस यहाँ से आ रहा होगा इधर, तो करंट का डायरेक्शन इधर भी शो करे। अल्टीमेटली हमें पूरा फिगर नहीं बनाना है, हमें सिर्फ टर्मिनल की बात करना है, इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही ड्रॉ किया हूं। आई होप क्लियर है। और साथ में मैंने पाथ चूज करा। याद है मैंने आप लोग को कहा था किरचॉफ्स के थ्रू जब भी आप लोग सॉल्व करते हो तो आपको पाथ चूज करना जरूरी है। तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो ये वाला पाथ ले लो या फिर ये पाथ ले लो, कोई एक पाथ लेना आप लोग को जरूरी है। और हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाओगे तो V की वैल्यू ड्रॉप होती है, और अगर आप लोग लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते तो V की वैल्यू गेन होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ड्रॉप हो रही है इसका मतलब यहाँ V की वैल्यू नेगेटिव से डिनोट करना है, यहाँ पॉजिटिव से डिनोट करना है। तो चलिए इस डायग्राम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते। तो पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू 0 आप लोग का हो जाएगा, मतलब डेल V विच इज इक्वल टू 0। तो जितना सर्किट के अंदर V की वैल्यू, उन सब का आप लोग को यहाँ पे समेशन कराते हुए चलना है, लेकिन V के सामने पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो डिपेंड करेगा अगर आप हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो या लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो। तो आप लोग अगर ध्यान दे रहे होंगे किस किस की V की वैल्यू निकलेगी, इसकी V की वैल्यू निकलेगी A पॉइंट की, B पॉइंट की, इस सेल की V की वैल्यू, और इस R मतलब रेजिस्टेंस की V की वैल्यू निकलने वाली है। तो आप लोग क्या करो, एक एक करके देखो, यहां से चालू करो, पहले इसको निकालो V की वैल्यू, फिर इसकी V की वैल्यू, इसकी V की वैल्यू, इसकी V की वैल्यू, जिससे कि आप लोग को सॉल्यूशन में इश्यूज ना। तो आप A टर्मिनल से B टर्मिनल की तरफ जाओ। तो सबसे पहले देख लेते हैं A टर्मिनल पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो V की वैल्यू पॉजिटिव ही दी हुई, तो अल्टीमेटली मैंने V की वैल्यू पॉजिटिव VA के फॉर्म में लिख दिया। फिर मैंने क्या करा, इस सेल का पोटेंशियल में निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो सेल का पोटेंशियल क्या होता है, सेल का पोटेंशियल हमेशा उसके E के बराबर ही होता है। तो जितना E की वैल्यू उतनी V की वैल्यू। तो इसकी V की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, E के बराबर। अब क्या वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, डिपेंड करता है क्या हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, लोअर से हायर की तरफ। तो हमारा पाथ किस तरफ है, हमारा पाथ इस तरफ है। तो देखो बैटरी के नेगेटिव एंड में लोअर पोटेंशियल होता है, बैटरी के पॉजिटिव एंड में हायर पोटेंशियल हो रहा है। तो आप लोग किधर जा रहे हो, लोअर से हायर की तरफ। तो E की वैल्यू जो है वो क्या पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, वो आएगी पॉजिटिव, क्योंकि आप लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो। तो देखो यहाँ पे E की वैल्यू दोस्तों पॉजिटिव आप लोग को आते हुए देखने को मिली। इसके बाद याद है हम निकालने वाले रेजिस्टर के लिए। रेजिस्टर के लिए जब भी आप लोग वैल्यू निकालोगे तो उसकी V की वैल्यू होगी दोस्तों IR के बराबर, मतलब करंट जो उस पर दौड़ रहा है और R उसका रेजिस्टेंस। तो मुझे एक बात बताना, इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इस रेजिस्टर के V की वैल्यू क्या होगी, I स्मॉल r। लेकिन क्या वो I स्मॉल r पॉजिटिव होगा है नेगेटिव, वो भी डिपेंड करेगा कि आप पाथ किस तरफ जा रहे हो। तो जो आपने पाथ चूज करे वो इस तरफ है। अब भैया एक सेकंड, कैसे पता करें कहां हायर पोटेंशियल कहां लोअर पोटेंशियल। तो जिस तरफ करंट का डायरेक्शन है उस तरफ हायर पोटेंशियल, उसके अपोजिट में लोअर पोटेंशियल। तो आप हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो इसकी V की वैल्यू आएगी I इंटू स्मॉल r, वो आएगी दोस्तों नेगेटिव में। तो ये रही आप लोग की वैल्यू माइनस ऑफ I स्मॉल r। इसके बाद आप लोग का नेगेटिव एंड का पोटेंशियल दैट मींस माइनस VB विच इज इक्वल टू 0। हमने क्या करे, जितनी V वाली टर्म है उसको एक तरफ रहने दिया और E और IR वाली टर्म को उस तरफ भेज दिया। तो VA ही रह गया, माइनस ऑफ VB यहां रह गया। इस तरफ E की वैल्यू को भेजे तो माइनस हो गई, इस तरफ IR की वैल्यू को भेजे तो पॉजिटिव में हो गई। तो वैल्यू कुछ इस तरीके की आप लोग को बनते हुए देखने को मिली। इससे मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया जानबूझ के, सेम टू सेम यहां से भी मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया जानबूझ के। तो अगर मैं यहां से कॉमन माइनस निकालता हूं तो माइनस बाहर आएगा, अंदर वैल्यू क्या बनेगी, VB माइनस VA। इधर से माइनस में अगर कॉमन निकालता हूं तो वैल्यू क्या बनेगी, E माइनस ऑफ IR, और माइनस बाहर आ जाएगा। यहां दोस्तों माइनस से माइनस कट जाएंगे और वैल्यू क्या बनेगी, VB माइनस VA विच इज इक्वल टू I माइनस IR, E माइनस IR। और VB माइनस VA क्या होगा, डेल V हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल V विच इज इक्वल टू या V विच इज इक्वल टू E माइनस IR। तो हमेशा याद रखना कि जब भी बैटरी से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है तो उस टाइम पे जो V की वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी E माइनस IR। इतना पोटेंशियल होता है, ये एग्जाम में याद रखना। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये तो आप लोग को समझ में आ गया था, जो था डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल का केस, जिसके थ्रू आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है वो पता कर लिया। अब बात कर लेते हैं कि उस सेल को आप चार्ज कर रहे हो, मतलब करंट उस सेल पे जा रहा है। जैसे पहले पावर बैंक से आप मोबाइल को चार्ज कर रहे थे, अब आप पावर बैंक को चार्ज कर रहे हो। उस दौरान आप लोग को उसके पोटेंशियल डिफरेंस में वैल्यू क्या मिलेगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो केस सेम टू सेम बनेगा। ये आप लोग का रहा सेल का EMF E, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r हो गया आपका, ये रहा उसका A एंड, ये रहा उसका B एंड। आप सभी लोग जानते हो A एंड पे पोटेंशियल होगा पॉजिटिव VA, B एंड पे जो आप लोग का पोटेंशियल होगा वो होगा माइनस ऑफ VB। आपको क्या करना है, सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ रहा है, डेल V निकल के आ रहा है वो पता करना है। और बात आपने चूज कर लियो इस तरफ में, तो डेल V विच इज इक्वल टू 0 हो गया। और हाँ, जो भी वैल्यू
वैल्यू आप सॉल्व करोगे, रैंडमली मत करना कि पहले इसको ले लिए, फिर इसको ले लिए, फिर इसको ले लिए, इसको ले लिए, एक सीरीज में चलो। मैं ए से बी की तरफ वी की वैल्यू को निकालना शुरू करता हूं, लेकिन पाथ मेरा इस तरफ है, याद रखना। तो पहले बताओ ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, वो होगा प्लस ऑफ वी ए, तो ये रहा प्लस ऑफ वी ए। मुझे एक बात बताओ, हम इस तरफ पाथ लिए हुए हैं, इस सेल का वी की वैल्यू क्या होगी, देखो उसकी वी की वैल्यू ई के बराबर ही होती है, तो मतलब वी की जगह पे आपको ई ही लिखना है, लेकिन वो ई पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो पाथ पे डिपेंड करेगा। तो पाथ इस तरफ आ रहा है मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल की वैल्यू यहां पॉजिटिव होगी, तो अल्टीमेटली जो इसकी वी की वैल्यू होती है वो क्या होगी, ई के बराबर, और ई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे ई की वैल्यू पॉजिटिव मिली। सेम ऐसे अगर आप लोग ध्यान दो तो करंट का डायरेक्शन इधर है, तो इस तरफ में भी करंट का डायरेक्शन इधर होगा, तो जिस तरफ करंट का डायरेक्शन उस तरफ हायर पोटेंशियल, उसके अपोजिट में लोअर पोटेंशियल। तो मुझे बताना जरा रेजिस्टेंस के लिए वी की वैल्यू क्या होगी, पाथ है दोस्तों आप लोग का इस तरफ, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, तो मतलब जो रेजिस्टेंस का वी की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर। लेकिन क्या आई आर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करेगा कि आप लोअर टू हायर है, हायर टू लोअर है। तो पाथ देखो तो आप लोग लोअर टू हायर की तरफ है, इसका क्या मतलब हुआ कि वी की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगी, और इसकी वी की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू स्मॉल आर, वो भी पॉजिटिव में, और जो बी एंड है उस टाइम पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा नेगेटिव ऑफ बी विच इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है, सारे वी को एक तरफ ले लो और बाकी टर्म को उधर भेज दो। तो वी ए और वी बी को मैंने साथ में लिख दिया, बाकी सारी टर्म लेट से ई था तो उधर चला गया तो माइनस ई हो गया, आई आर था पॉजिटिव में तो इधर चला गया तो माइनस आई आर हो गया। आपने क्या करे, इधर से माइनस कॉमन निकाल लिए, तो वैल्यू क्या बची अंदर, माइनस बाहर हो गया, दोनों तरफ माइनस था तो ई प्लस आई आर हो गया। इधर से भी माइनस कॉमन निकाल लिए तो वैल्यू बनी वी बी माइनस वी ए, वो भी माइनस कॉमन बाहर, और माइनस से माइनस यहाँ कट गया, और अल्टीमेटली वैल्यू क्या बनी, वी बी माइनस वी ए विच इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। और वी बी माइनस वी ए क्या होता है दोस्तों, वो होता है डेल वी विच इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो उस दौरान पे उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोस्तों वो होगा वी विच इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। और जब वो चार्ज हो रहा है और जब दोस्तों वो डिस्चार्ज हो रहा है तो उस टाइम पे केस क्या होता है, वी विच इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये दो फॉर्म याद रखना है, मैक्सिमम टाइम ये वाला केस ही यूज होता है डिस्चार्ज वाला। तो चलिए नामकरण कर देते हैं इसमें से। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, लेट से ए बी सी डी ई और एफ। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया हूँ। अब मुझे क्या करना है, करंट के डायरेक्शन को डिनोट करना है। तो जैसे आप लोग को एक बैटरी दिख रही है यहाँ पे, तो बैटरी से यहाँ से करंट निकल रहा होगा, तो लेट से इसका नाम दे दिए I1, और यहाँ से एक और बैटरी का करंट का डायरेक्शन निकल रहा होगा, लेट से I2 नाम दे दिए। तो करंट इस तरफ से आएगा तो मैं ये कह सकता हूँ इस तरफ में भी आप लोग को I1 ही देखने को मिलेगा। सेम ऐसे इधर जब ये करंट आएगा तो इसका नाम भी आप लोग को I2 मिलेगा। अल्टीमेटली दोनों करंट यहाँ पे मीट होंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये भी I2 इधर आ रहा है, I1 इधर आ रहा है, लेकिन ये दोनों जब इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों का समेशन हो जाएगा। याद है ना, करंट हमेशा एल्जेब्रिक सम करता है, इस वजह से अल्टीमेटली जो करंट यहाँ पे बनेगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा I1 प्लस I2 आप लोग को देखने को मिलने वाला है। और यही I1 प्लस I2 आप लोग को यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, I1 प्लस I2। और जब वापस जाएगा तो देखो जो करंट जहां से आया वो वहीं वापस चल जाएगा। तो I1 आया था तो यहाँ से I1 वापस चल जाएगा, इधर से I2 आया था तो अल्टीमेटली इधर से I2 वापस चला जाएगा। फिर ये I1 यहाँ से आएगा इस तरफ में, I1 इधर देखने को मिलेगा, ये I2 इधर से आएगा तो इधर से वापस से I2 आप लोग को देखने को मिलने वाला है। और डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। करंट का डायरेक्शन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना करंट के डायरेक्शन से आप लोग वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे यार कोई भी। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना था, किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग जंक्शन लॉ को अप्लाई करना था। सारे जंक्शन में कहां करंट दौड़ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, सम ऑफ ऑल करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट आउटगोइंग के बराबर, इनकमिंग आउटगोइंग के बराबर आप लोग को दिख गए। अब आपको क्या करना है, सर्किट को सॉल्व करना है और अल्टीमेटली डेल वी मतलब लूप रूल की मदद लेते हुए आगे बढ़ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक लूप को चूज करके सॉल्व करेंगे। तो एक लूप आप लोग का ये दिख रहा है, एक लूप आप लोग का ये दिख रहा है, दोनों को सॉल्व करिए, अल्टीमेटली वैल्यू निकालिए कितनी आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहला जो लूप मैंने यहाँ पे चूज कर लिया वो करा हूं AEFDA। तो मैंने यहाँ पे लिखा AEFDA। गलती से भी जोश में ऐसा मत कर देना कि AEFD बस लिख ली, A वापस भी ना आना है तभी तो लूप बनेगा। तो इसलिए लूप आप लोगों ने ये वाला चूज करे और उसके लिए सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, सिर्फ इतने को अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोगों ने लूप चूज कर लिए हैं AEFDA। इसमें अब हम लोगों को पाथ चूज करना पड़ेगा, जैसे वैल्यू निकालना है। तो कैसे हम लोग पाथ ले लिए, तो पाथ हम लोगों ने लिए कि एक बार इधर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर साइड में जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। मतलब अल्टीमेटली हम लोगों ने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पाथ ले लिया। आपकी मर्जी, आप चाहो तो क्लॉकवाइज भी ले सकते। बस याद रखना अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आई तो ये चूज कर लेना, या अज्यूम कर लेना कि करंट का एक्चुअल डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरफ आपने लूप चूज करे उसके अपोजिट में। समझ में? अरे मान लो अगर इसको ऐसे सॉल्व करने में अगर करंट की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, बट ऐसे सॉल्व करने में अगर नेगेटिव आ रही है, या अज्यूम कर लेना कि करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन। तो अब हमें करना क्या है, हमें लगाना है लूप रूल, होगा डेल वी विच इज इक्वल टू 0, और एक एक करके पोटेंशियल कैलकुलेट करना शुरू कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं, ए से चालू करेंगे और एक एक करके सारे डिवाइस का पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ए के पास में आप लोग को क्या देखने
देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है आप लोग को ये रेजिस्टेंस। इसका पोटेंशियल क्या होगा दोस्तों, होगा I इंटू आर। कैपिटल आर है तो कैपिटल आर की वैल्यू, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर की वैल्यू। जैसे स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे ये दी हुई है, ठीक है ना। क्वेश्चन ने जानबूझ के अलग से नहीं बनाया, ऐसा दे दिया था बताते हुए कि इसके अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं दोस्तों। तो इस रेजिस्टर के लिए V की वैल्यू क्या होगी, वो होगी I इंटू आर। I कौन सा होगा दोस्तों, I1 होगा, और R कौन सा होगा दोस्तों, होगा 5। तो अल्टीमेटली 5I1 बन जाएगा। क्या पॉजिटिव में बनेगा नेगेटिव में, उसको चेक करने के लिए जिस तरफ करंट का डायरेक्शन है दोस्तों उस तरफ हायर पोटेंशियल, इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल, और आपका पाथ इस तरफ है। तो हो क्या रहा है, आप लोग हायर टू लोअर की तरफ जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे आपकी V की वैल्यू बनेगी वो नेगेटिव बनेगी। इसके बाद आप लोग को कौन सा वाला डिवाइस चूज करना है, देखो ये तो हो गया। इसके बाद आप लोग का ये रहा आप लोग का एक और रेजिस्टर जो कि 10 ओम का है। इसमें करंट कौन सा आ रहा है, I1 प्लस I2 आ रहा है, और पाथ किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। करंट का डायरेक्शन इधर है तो हायर इधर होगा, लोअर इधर होगा। तो आप लोग हायर टू लोअर की तरफ जा रहे हो, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी V की। और V की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे आप लोग की, नेगेटिव ऑफ करंट कौन सा है दोस्तों, I1 प्लस I2, और आप लोग का रेजिस्टेंस R की वैल्यू 10 है तो 10 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2 आप लोग का बनेगा। इसके बाद आप लोग का ये रहा एक और रेजिस्टर, करंट इस तरफ से आ रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। पाथ आप लोग का ऊपर की तरफ है, मतलब आप लोग हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो, तो ये भी नेगेटिव बनने वाला है। तो नेगेटिव ऑफ I इंटू V, V की वैल्यू कितनी 2 और I की वैल्यू कितनी I1, तो कितना बनेगा 2I1 हो जाएगा। और दोस्तों 2I1 भी नेगेटिव में आपको देखने को मिलने वाला है। इसके बाद ये हो गया सॉल्व। इसके बाद आप लोग का सेल आ गया। पाथ कहां है, तो देखो पाथ इस तरफ दिख रहा है आप लोग को, मतलब लोअर टू हायर की तरफ। तो सेल का जो V की वैल्यू बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी, और सेल की V की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 2, और 2 वो भी दोस्तों पॉजिटिव में आपको देखने को मिलेगा, विच इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है जल्दी से एक बार। तो पॉज करिए और उसको थोड़ा सा आप लोग रीस्ट्रक्चर करके सॉल्व करें। जैसे यहाँ पे 10I है, 10 माइनस 10 I2 हो जाएगा, I1 और I2 की वैल्यू को वापस से रीअरेंज करो। तो अगर आप लोग की इक्वेशन सॉल्व होगी इतनी आ रही है दोस्तों, तो आपने बिल्कुल 100% सही करे हो। तो अभी जो हम लोगों ने लूप चूज करे दोस्तों होता है AEFD, इसके ऊपर हम लोगों ने इक्वेशन निकाली है। अब हम लोग को चूज करना है ABCFE। तो इसके लिए प्रॉपर एक अलग डायग्राम बना लेता हूं, तो इसकी इक्वेशन निकाल लेता हूं। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे होंगे हम लोगों ने लूप ले लिए है ABCFE। इसमें जो रेजिस्टेंस आप लोग को यहाँ पे दिख रही है सारे के सारे रहे, और ये रहे आप लोग के सेल। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को करना क्या है, किरचॉफ्स लॉ का जंक्शन लॉ तो लग चुका है, अब लूप रूल लगाना है और आगे बढ़ना है। तो लूप रूल क्या कहता है, dV विच इज इक्वल टू 0, मतलब जितना पोटेंशियल सर्किट के अंदर है उसका समेशन करा के आपको 0 के बराबर लिखना है। तो अल्टीमेटली एक एक करके सॉल्व करते हुए चलता है। तो जैसे सबसे पहले इसको ले लेते हैं। तो ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये है आप लोग का रेजिस्टर। रेजिस्टर के लिए EMF की वैल्यू क्या होती है, सॉरी रेजिस्टर के लिए V की वैल्यू क्या होती है, I इंटू R होती है। तो करंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे I2 है और R क्या है 5 है। मैं कह सकता हूँ 5I2 हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया 5I2। अब ये हायर पोटेंशियल है लोअर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा कि क्या इसकी वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो पाथ मैंने सेम वही लिया जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिया, आप चाहो तो इसका अपोजिट पाथ भी ले सकते हो। तो इसमें देखा जाए तो हम लोग यहाँ नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, और हमारा करंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं। तो V की वैल्यू जो आएगी इसकी पॉजिटिव आएगी। इसके बाद अब हम लोग इस सेल की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सेल का EMF हमेशा याद रखिएगा किसके बराबर होता है, मतलब V जो है वो E के बराबर ही होता है। तो वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 2 आएगी दोस्तों। लेकिन ये जो 2 है क्या ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव पे डिपेंड करता है। देखो हमारा पाथ इस तरफ है तो हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारा जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है। इसके बाद फिर हम लोग ये वाले के लिए ले लेते हैं। तो इसके लिए वैल्यू क्या निकल के आएगी दोस्तों, तो V इंटू I आएगी। I इसके लिए I2 हो जाएगा और R इसके लिए 2 हो जाएगा, तो 2I2 हो जाएगा हमारा। तो 2I2 यहां से वैल्यू होगी। अब ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव ये डिपेंड करता है। तो देखो हम पाथ ऊपर जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो ये हायर इधर लोअर, तो हम लोग लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसके बाद इस सेल की बात करी जाए तो इसके लिए क्या होगा दोस्तों, तो हो जाएगा V विच इज इक्वल टू I इंटू R। तो I हो जाएगा कंप्लीट I1 प्लस I2 और R हो जाएगा इसके लिए 10। तो वैल्यू क्या बचेगी दोस्तों यहाँ पे 10I1 प्लस I2, और हम लोग डायरेक्शन इधर जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो अल्टीमेटली हायर पोटेंशियल इधर लोअर इधर, तो हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वैल्यू पॉजिटिव में आएगी विच इज इक्वल टू 0। अब ये रही आप लोग की कंप्लीट इक्वेशन। इसको जल्दी से सॉल्व करें, ब्रैकेट ओपन करें, सारी चीजों को रीअरेंज करें और मुझे बताएं इक्वेशन क्या आ रही है। तो दोस्तों अगर आप लोग की इक्वेशन कुछ इतनी आ रही है तो आप लोगों ने बिल्कुल सही करे हो। तो दोस्तों आप लोग को इस इक्वेशन को लेना है और इस इक्वेशन को लेना है और सॉल्व कर देना है, जिससे I1 I2 निकाल सको। तो मैंने क्या किया दोस्तों, जो दूसरी इक्वेशन थी उसको पहली वाली इक्वेशन से मैं माइनस करा दे रहा हूं। तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं, माइनस करा दे रहा हूं और देखता हूं कि इक्वेशन की वैल्यू क्या निकल के आती है। यहां पे भी माइनस हो जाएगा, यहां पे भी माइनस हो जाएगा, यहां पे भी माइनस हो जाएगा।
तो अल्टीमेटली ये वैल्यू कट जाएगी और यहाँ वैल्यू तो 0 आने वाली है। इसमें अगर मैं माइनस करता हूं तो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों पॉजिटिव ऑफ 14i2। इसको माइनस करता हूं तो अल्टीमेटली वैल्यू आ जाएगी i1 और यहां से मुझे पता चल जाएगा कि i1 की जो वैल्यू है दोस्तों वो है माइनस ऑफ 14i2। तो ये मेरे पास i1 की वैल्यू मिल गई। आप चाहो तो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर दो जिससे एक्चुअल में i2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो एक काम करता हूं, मैं इसको इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं जिससे पहले वाली इक्वेशन निकाले थे। i1 की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं। तो मैंने इस इक्वेशन में यहां पे इस वैल्यू को पुट किया तो अल्टीमेटली इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गई। ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने में 1490 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को उसको 5 से माइनस करा देना है तो -121 i2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1। i2 की वैल्यू चाहिए तो -121 को मैंने अपॉन में ले लिया तो i21 की वैल्यू, तो i2 की वैल्यू आ गई -1/121 एम्पियर। अब मेरे पास i2 की वैल्यू आ चुकी है। इसकी वैल्यू दोनों में से किसी में भी पुट कर दूंगा या फिर अगर मैं इसमें नॉर्मली पुट कर दूं तो मेरे पास i1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो अगर इस वैल्यू को मैं सॉल्व करता हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14/212 एम्पियर आप लोग का आंसर आ रहा है। तो ये हो गई i1 और दोस्तों वो हो गई आपकी i2। ऐसे करके आपको इस पूरे के पूरे सर्किट डायग्राम को सॉल्व करना है। टॉपिक होता है, इसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट सेल्स को लेना है और उनको कंबाइन करना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कैपेसिटर में करे थे वैसे यहाँ पे सेल्स को कंबाइन करना है। एक बार पैरेलल फॉर्म में करेंगे, एक बार सीरीज फॉर्म में। एक्चुअल में जब भी हम लोग कॉम्बिनेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं तो हम लोग ये पता करते हैं कि यार जब सेल को कंबाइन कर दी तो उनके बीच का ईएमएफ कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, कंबाइन करने के बाद करंट की वैल्यू क्या आ रही है, किस तरीके से चेंजेस हो रही है। इन तरीके से हम लोग को यहाँ पे चीजों को देखना है। बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो एक थोड़ा सा पेचीदा सा रहेगा। आप सभी लोग जानते हो यार ई विच इज इक्वल टू या वी विच इज इक्वल टू आई आर होता है। आप में से अभी मैंने क्या कहा, ई विच इज इक्वल टू आई आर। याद करो ई की वैल्यू भी तो डेल वी होती है, वी होती है। तो वी विच इज इक्वल टू आई आर लिखूं या ई विच इज इक्वल टू आई आर लिखूं, बात एक ही है। क्लियर दोस्त। मान लो एक सर्किट है जिसमें सेल है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है और लोड रेजिस्टेंस है। क्लियर दोस्त। तो इसके लिए अगर आपसे कोई कहता है कि भैया इसके लिए आप लोग पोटेंशियल की वैल्यू निकाल के दिखाओ, ईएमएफ की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो वो कितनी होगी, ई विच इज इक्वल टू आई आर। अब आप बोलोगे भैया सिंपल आर ही होगा, नहीं, लोड रेजिस्टेंस के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहां पे आएगा। तो नेट रेजिस्टेंस आपको लेना है। ई विच इज इक्वल टू हो जाएगा आई ब्रैकेट में आर प्लस स्मॉल आर। क्लियर दोस्त। या मैं करंट के फॉर्म में अगर इसको लेने की कोशिश करूं तो वो हो जाएगा ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। क्लियर है दोस्तों। ये सर्किट का कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अगले टॉपिक, इसका नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, मान लो कि आपने ढेर सारे सेल्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया और चेक कर रहे हैं कि सीरीज फॉर्म में वैल्यू क्या निकल के आ रही है, ईएमएफ की, इंटरनल रेजिस्टेंस की। क्लियर। दो हमें चीजें निकालनी है, ई की वैल्यू और आर की वैल्यू क्या। तो जब भी हम लोग कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो इस चीज को जरूर ध्यान देंगे। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने एक सेल यहां पे लगा दिए, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल लगा दिए, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो यार जब दो सेल लगाओगे तो सिर्फ एक का ही करंट का डायरेक्शन ले लेना। मान लो इस तरफ आपने करंट का डायरेक्शन ले लिया तो करंट ऐसा जाएगा, फिर करंट इधर जाएगा, फिर लोड रेजिस्टर से दुगड़ होगा, फिर करंट इधर जाएगा, फिर करंट ऊपर जाएगा, फिर करंट इधर से आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा और फिर ऐसा सर्किट चलते रहेगा। क्लियर है भाई लोग। और अगर मैं इसका इक्विवेलेंस मानूं, मतलब क्या कि यार आप लोग एट द एंड सीरीज में वैल्यू तो कैलकुलेट करोगे, इक्विवेलेंस क्या आएगी। तो जब इसका इक्विवेलेंस निकालोगे तो वो कैसा बनेगा, इस फॉर्म में बनेगा ना। इन दोनों का जो भी नेट वैल्यू आएगी ई क्यू इक्विवेलेंस, और रेजिस्टेंस का भी नेट इक्विवेलेंस आएगा, कुछ इस फॉर्म में ही दिखेगा जो भी वैल्यू आएगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर ये वैल्यूज क्या निकल के आ रही है। और सबसे पहली चीज हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें सिर्फ इतने से पोर्शन को लेकर सॉल्व करना है, खत्म कहानी। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, आप लोग को मैंने ये स्पेसिफिक सर्किट ले लिया हो जहां पे E1, R1, E2, R2 दिख रहा है। क्लियर दोस्त। और सिर्फ इतने से पोर्शन के लिए हम लोगों ने लिए, ये टर्मिनल पोटेंशियल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हमारे स्पेसिफिक डेरिवेशन को। जैसे आप जानते हो मैंने अभी कहा कि इतने से सर्किट को आपको सॉल्व करना है। इतने से सर्किट का एट द एंड आप लोग को डेल वी विच इज इक्वल टू 0 जंक्शन लॉ के थ्रू आप लोग को इसको सॉल्व करना है। बहुत ही हलवा टाइप का। क्लियर है। ध्यान देना आप लोग यहाँ पे डेल वी विच इज इक्वल टू 0 करना मतलब क्या, जितने भी पोटेंशियल है विच इज उनका समीशन कर देना विच इज इक्वल टू 0। और उनकी जो वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव वो किस पे डिपेंड करेगी कि कहां पे हायर पोटेंशियल से लोअर जा रहा है, लोअर से हायर जा रहा है। और जब भी आप लोग इस सर्किट को सॉल्व करोगे तो आप लोग पाथ लोगे, या तो आप इस तरफ जाकर ऐसे सॉल्व करोगे या तो ऐसे आकर ऐसे सॉल्व करोगे। आपको जो बात लेना सॉल्व कर लो, मैं इस तरफ लेकर सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। क्लियर दोस्त। आप लोग यहां पे ध्यान देना, यहां पे डिफरेंट पोटेंशियल। आप बोलोगे कहां कहां पे पोटेंशियल निकालेंगे भैया, डेल वी की वैल्यू कैसी कैसी होगी। एक तो डेल वी की देखो, एक तो वी की वैल्यू होगी यहां पे, एक निकलेगी V1, एक निकलेगी V2, एक निकलेगी V3, एक निकलेगी V4 और एक निकलेगी VB। क्लियर दोस्त। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल है इनकी वैल्यू तो बैटरी पे डिपेंड करती है। ये बैटरी के पॉजिटिव एंड पे, तो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, पॉजिटिव। ये बैटरी के नेगेटिव एंड पे, तो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, नेगेटिव। तो आपको करना क्या है, डेल वी करना है यहां पे। तो देखो यहां पे जो पोटेंशियल था ए पे वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव VA। अब बात आती है इस वाले सेल के पोटेंशियल की। तो ये पोटेंशियल कैसे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा बैटरी के एंड पे। तो बैटरी का एंड देखो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। आप किस तरफ जा रहे हो, इस तरफ। आप हाइयर से लोअर की तरफ जा रहे हो
तो मुझे बताइए जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सेल के लिए, वो आएगी माइनस ई। आप बोलोगे ई क्यों आएगा, क्योंकि अब भी कहे थे ना ई वी के बराबर ही होता है ना, तो जो वी की वैल्यू वो कितनी आएगी, E1 आएगी, लेकिन कैसे, नेगेटिव फॉर्म में। क्यों, क्योंकि आप हायर से लोअर पे जा रहे हो, तो E1 की वैल्यू नेगेटिव आ गई। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं सेल की, सॉरी रेजिस्टर की, तो रेजिस्टर पे क्या डिपेंड करता है, याद करो, करंट का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, नहीं, करंट का डायरेक्शन इस तरफ है। तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब क्या, इस तरफ हायर पोटेंशियल, इस तरफ लोअर पोटेंशियल, लेकिन आपका पाथ ये है, मतलब पाथ में आप लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो। इस वजह से जो V2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, करंट IR1, हाँ है ना। अब आप बोलोगे भैया रेजिस्टर में IR1 मतलब यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, अरे VR ओम्स लॉ, करंट कितना है, I है, R की वैल्यू कितनी है, स्मॉल r है, कितना R है, R1 है। क्लियर दोस्त यहां तक के, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी ये, लेकिन किस फॉर्म में, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि आपका पाथ ये है, आप लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो, पोटेंशियल गेन हो रहा है यहां पे। अगर मैं बात करता हूं V3 की, तो V3 की वैल्यू कितनी आएगी, V3 की वैल्यू देखो पॉजिटिव नेगेटिव, आपका पाथ इस तरफ है, तो मतलब क्या, E2 की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इस इंटरनल रेजिस्टर की, तो देखो करंट I इस तरफ से जा रहा है, मतलब इस तरफ हायर, इस तरफ लोअर, पाथ आपका इधर है, लोअर से हायर जा रहे हो, मतलब आपकी जो V4 की वैल्यू आई होगी वो कितनी आई होगी, V विच इज इक्वल टू करंट IR2, लेकिन किस फॉर्म में, नेगेटिव है, पोटेंशियल पॉजिटिव फॉर्म में, तो ये देखो पॉजिटिव आया, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस VB। क्लियर दोस्त यहां तक के, मेरे ख्याल से तुम लोग को क्लियर हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने यहां तक की चीजों को समझ लिया होगा तो अच्छे से ऑब्जर्व करना, ये VB है, ये VA, इन दोनों को साथ में लिख लो, बाकी सभी को जीरो के उस तरफ में भेज दो। तो आप लोगों ने इसको इधर भेजे तो ये पॉजिटिव हो गया, इसको इधर भेजे तो नेगेटिव हो गया, इसको इधर भेजे तो ये पॉजिटिव हो गया, इसको इधर भेजे तो ये नेगेटिव हो गया। क्लियर दोस्त, यहां पे आप लोग को जो ई है उनको साथ में रख दो, IR1 IR2 है उनको साथ में रख दो। तो जैसे आप देख रहे होंगे E1 प्लस E2 साथ में आ गए, यहां पे माइनस I1 R1, तो यहां पे हो गया माइनस IR1 माइनस IR2। क्लियर दोस्त, दोनों में से करंट कॉमन निकाल लो तो कितना हो जाएगा, I विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो जैसे आप देख रहे हो ये आपकी स्पेसिफिक इक्वेशन ऐसी हो चुकी है। इसको क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं वाली इक्वेशन से जो अभी टर्मिनल पोटेंशियल की देखे थे, वो क्या थी, डेल V विच इज इक्वल टू E माइनस IR। क्या मैं यहां से E की वैल्यू निकाल सकता हूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूं तो E की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, E1 प्लस E2 के, और R की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, वो आ रही है R1 प्लस R2। तो ये चीज हमको ये समझ में आई कि सीरीज कॉम्बिनेशन में E इक्विवेलेंस की वैल्यू होती है E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंस की वैल्यू होती है R1 प्लस R2। और अगर आपसे कोई कहता है कि करंट की वैल्यू कितनी होती है, तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला करंट वाला लगा देना है, वो कुछ इस फॉर्म का हो जाएगा। और मान लो कि अगर n नंबर ऑफ सेल सीरीज में कनेक्टेड है तो उसके लिए करंट की वैल्यू n नंबर ऑफ E बाय R1 प्लस R2 हो जाएगी। और अगर E इक्विवेलेंस की बात की जाए तो हो जाएगा E1 प्लस E2 से लेकर En तक के, और R इक्विवेलेंस की बात की जाए तो R1 प्लस R2 से लेकर Rn तक के। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या करेंगे, जैसे आप लोग को याद होगा कैपेसिटर को पैरेलल फॉर्म में रख दिए थे और सॉल्व करते, सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग दो सेल्स को लेंगे और पैरेलल फॉर्म में रख के सॉल्व करने वाले। तो बेसिक सर्किट किस तरीके से फॉर्म होगा, देखो भाई, यहाँ पे आप लोगों ने एक सेल लगाया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक सेल लगाया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों को इस तरीके से कनेक्ट कर दी, इस वजह से कि यार दोनों साथ में यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट हो सके। क्लियर दोस्त, हाँ या ना। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये पहला वाला सेल है, तो पहले वाले सेल का EMF E1 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे वाले सेल का EMF E2 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। क्लियर है दोस्त। साथ ही साथ आप जानते होंगे कि पहला सेल जो होगा वो अपना करंट I1 दे रहा होगा जो यहां से जा रहा है, और दूसरे वाला सेल I2 करंट दे रहा होगा। दोनों करंट यहां पे मीट कर रहे होंगे। जंक्शन रूल यही कहता है इनकमिंग करंट विच इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मतलब यहां पे करंट टोटल निकलेगा आप लोग का टोटल करंट I, और ये टोटल करंट I की वैल्यू होगी I1 प्लस I2 अकॉर्डिंग टू दी जंक्शन लॉ। क्लियर दोस्त। यहां से करंट टोटल I दौड़ेगा, फिर लोड रेजिस्टर से धड़ होगा, फिर करंट जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, और जैसे ही वायर आएंगे यहाँ पे दो, तो वापस से करंट I1 अपने बैटरी की तरफ, I2 अपने बैटरी की तरफ। क्लियर दोस्त। अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि इनका नेट इक्विवेलेंस कैसा निकल के आएगा। जो भी आप सॉल्व करोगे उसका नेट इक्विवेलेंस कुछ इस फॉर्म में दिखने वाला है, मतलब जो भी नेट वैल्यू आएगी यहाँ पे सेल की और इंटरनल रेजिस्टेंस की। क्लियर दोस्त। अब यार एक चीज ऑब्जर्व करना कि यार हमें सॉल्व कैसे करना है। जैसे आप बोलोगे कि भैया यही सॉल्व करना होगा पक्का, ये जो सर्किट है टर्मिनल पोटेंशियल वाला, चलो मान लेते हैं कि आप लोग को यही वाला सॉल्व करना है, तो देख लो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसमें से भी क्या सॉल्व करना है, देखो दोस्तों ये चीज कंफ्यूजिंग है, मैं अभी भी समझा रहा हूं आपको। दो सर्किट को यहाँ पे सॉल्व करना है, जैसे आप लोगों ने एक सर्किट को लेकर सॉल्व करके निकाले थे ना, यहाँ पे दो को करना है। कैसे करना है, पहले आप ये वाले सर्किट को लेकर सॉल्व करने वाले हो, फिर आप ये वाले सर्किट को लेकर सॉल्व करने वाले हो। क्लियर है भाई लोग। तो जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं कौन से दो सर्किट, मान लो नामकरण कर देते हैं इनके। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये दो सेल्स के बन गए, दिख रहा है सबको सर्किट, ये ऊपर वाला, अरे ये वाला सर्किट ये दिख रहा है,
और नीचे वाला सर्किट ये दिख रहा है। तो इन दोनों को आप लोग को यार सॉल्व करना रहेगा। देख लो भाई, करंट का डायरेक्शन ऑब्जर्व कर लो, करंट के डायरेक्शन से ही सब खेल होने वाला है। और साथ ही साथ आपको पाथ चूज करना है। पाथ अगर आप चाहो तो इस तरफ ले लो या इस तरफ ले लो, आपकी मर्जी है। पाथ चूज करना जरूरी रहता है, बिना पाथ चूज करे आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे डेल वी की वैल्यू। तो मान लेते हैं कि पाथ आपने इस तरफ लिया, हम ऐसे चूज करेंगे, पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, ऐसे। क्लियर दोस्त? तो चलिए हम लोग पहले पाथ चूज कर लेते हैं और पहला वाला पाथ देख लेते हैं, मतलब ये वाला। पहले हम लोग इसको लेकर सॉल्व करने वाले। क्लियर दोस्त? तो इसके लिए हम लोग ये वाले सर्किट को लेकर सॉल्व करेंगे। थोड़ा दिमाग लगाना, इस सर्किट के लिए वैल्यूज क्या होगी थोड़ा सा अच्छे से सोचने की कोशिश करो। एक काम करता हूं, मैं इसको उधर ले लेता हूं सो दैट तुम लोग के लिए अच्छे से समझ में आ सके। क्लियर है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो जैसे कि मैं अरे 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 भाई 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 भाई, तो जैसे आप देख रहे होंगे हम इसको जानबूझ के इधर लेने वाले हैं सो दैट हम लोग चीजों को समझ सके। तो जैसे आप देख रहे होंगे ये आपका सर्किट यहाँ पे आ चुका है। अब अच्छे से ऑब्जर्व करना सभी के सभी लोग कि सीधे सिंपल बात, टर्मिनल ए पे कितना पोटेंशियल होगा? पॉजिटिव VA, बी पे कितना होगा? नेगेटिव VB। क्लियर दोस्त? फिर कौन सा निकालना है? ये वाला V1 और V2, दो चीज निकालना है। तो कैसे बन पाएगा? बेसिकली बहुत ही इजी हो गया है। तो देखो भाई, अरे ये रे रे भाई 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 पॉजिटिव। क्लियर दोस्त? तो जैसे आप देख रहे होंगे VA पे कितना पोटेंशियल आ रहा है? पॉजिटिव। क्लियर है? अब आप पाथ की कहानी देखोगे, इस तरफ आप जा रहे हो, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है? तो हाइयर से लोअर जा रहे हैं मतलब नेगेटिव वैल्यू, मतलब E1 की वैल्यू नेगेटिव। क्लियर है दोस्त? अगर मैं रेजिस्टर के वोल्ट मतलब V की बात करूं तो कितना होगा? V विच इज इक्वल टू I1, करंट I1 है ना, I1 और R1, लेकिन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव ये डिपेंड करेगा किस तरफ जा रहे हैं। देखो करंट का डायरेक्शन जिस तरफ उस तरफ हाइयर पोटेंशियल। तो इसी के साथ साथ आप देख रहे होंगे VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? VB की वैल्यू हो जाएगी माइनस VB विच इज इक्वल टू 0। साथ में भी करना क्या है? सेम वैसे ही VA VB को साथ में रख दो, बाकी टर्म को उस तरफ भेज दो। तो VA माइनस VB को साथ में इसलिए रखा जाता है कि आप उसको डेल V बना सको। क्लियर दोस्त? तो मतलब चेंजिंग इन पोटेंशियल। क्लियर दोस्त? तो जैसे आप इसको इधर भेजोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर भेजोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी यहां से निकल के आ गई। मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक चीजें क्लियर हुई। ये आप लोग का फॉर्मूला आ गया। अब इसको आपको करंट I1 के फॉर्म में बनाना है। क्यों बनाना मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो चलो I1 के फॉर्म में बनाना है तो कुछ नहीं, बस इसको आप लोग इधर भेज दो। जैसे आप इसको इधर भेजोगे तो ऐसे हो जाएगा और R1 को नीचे भेज दो। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी आप लोग की E1 माइनस V अपॉन R1। तो ये I1 की वैल्यू बन गई। सिमिलरली याद रखना आप लोग को डेरिवेशन को ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, ये आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है। जो दूसरा वाला सर्किट है जिसमें सेम टू सेम चीजें, देखो यहाँ पे करंट I2 है, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे E2 है, यहाँ पे E1 है, यहाँ पे R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ पे I1 है, यहाँ I2 है। क्लियर है? तो जो चीज वैल्यू आप लोग निकालने वाले एकदम सेम निकलेगी, मतलब एकदम सेम आएंगी। बस सिमिलरली दूसरे वाले पाथ के लिए, मतलब ये वाले कनेक्शन के लिए आप लोग निकाल रहे हो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? I2 E2 माइनस V अपॉन R1 R2। जैसे ये आया था ना, जहां पे E1 है वहां E2, जहां पे R1 है वहां R2, जहां पे I1 है वहां पे I2। क्लियर दोस्त? तो ये वैल्यूज आप लोगों को क्लियर हो गई। अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखे, यहाँ पे जो टोटल करंट I मिल रहा है हमको वो कितना है? I1 प्लस I2 है। तो यहाँ पे नेट करंट कितना हो जाएगा? अच्छे से ऑब्जर्व करना, नेट करंट हो जाएगा I1 प्लस I2 और I1 की वैल्यू ये है, I2 की वैल्यू ये है, दोनों को यहाँ पे पुट कर देना है। अब देखो बेसिकली मैंने LCM ले लिया, इसको साथ में लिख दिया हूं, इसको साथ में लिख दिया हूं। तो देखो बाइफिरिकेट करके लिख दिया हूं, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। क्लियर दोस्त? हम यहाँ पे सेम वैसी कंडीशन बनाएंगे, E1 E2 वालों को साथ में रखेंगे और R1 R2 वालों को अलग रखेंगे। तो देखो E1 E2 वालों को साथ में रख दिए और जो R1 R2 वाले हैं उनको साथ में रख दिए। देखो यहाँ पे दोनों तरफ में V कॉमन है तो मैं V बाहर निकाल लेता हूं माइनस के साथ, तो अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2। तो क्या ये इक्वेशन यहां तक के तुम लोग को क्लियर है? तो ये इक्वेशन मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक के क्लियर हो चुकी होंगी। याद करना हमको बनाना है V विच इज इक्वल टू E माइनस IR के फॉर्म में। तो ये V के फॉर्म में दिख रहा है क्या? अभी नहीं, I के फॉर्म में दिख रहा है। इस वजह से मैं इस इक्वेशन को इस तरफ भेज देता हूं और I को अंदर ला देता हूं। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या ऐसी बन जाएगी? बिल्कुल, क्या अभी भी V के फॉर्म में नहीं, ये वाली वैल्यू साथ में। तो एक काम करता हूं, इसको इसके अपॉन में भेज देता हूं टोटल के। तो अगर मैं टोटल के अपॉन में भेजूंगा तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी, हाँ या ना? अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, एक बार इसको इसके साथ एलसीएम लूंगा माइनस एक बार इसको इसके साथ एलसीएम लूंगा। तो ये एलसीएम के फॉर्म में कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। हाँ जी, तो यहां से आप लोग की एक्चुअल V की वैल्यू निकल के आ जाती है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। और अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं दोस्तों, LV विच इज इक्वल टू E माइनस IR के फॉर्म में, तो E की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? ये पूरी टोटल। तो ये E इक्विवेलेंस आ जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्लियर दोस्त? और R की वैल्यू हो जाएगी, मतलब आप लोग की जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी वो इसके बराबर आएगी ना। देखो चेक करो, देखो अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्या ये E की जगह पे दिख रहा है? फिर माइनस
फिर आई, फिर आर की जगह पे ये टोटल वैल्यू, तो ये आर इक्विवेलेंस की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है, ये कभी कभार आपको डिराइव करने को पूछेगा तो बनना चाहिए। क्लियर है भाई लोग? तो यहां तक के था आप लोग का टॉपिक। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। अगर मैं मान लेता हूं कि ढेर सारे और एन नंबर ऑफ और ऐसे ढेर सारे आप लोग के सेल्स कनेक्टेड रहते, तो यहां पे E3 R3 हो जाता प्लस 1/R3 हो जाता। मान लो n नंबर ऑफ रहते, तो n नंबर के लिए हो जाता n नंबर ऑफ E अपॉन R अपॉन n अपॉन 1/R। क्लियर दोस्त? R इक्विवेलेंस के लिए क्या हो जाता? देखो, अगर n नंबर ऑफ रहते मतलब 1/R3 प्लस से लेकर 1/Rn तक के, तो यहां वैल्यू क्या हो जाती? इसको आप लिख सकते थे n/R के फॉर्म में फॉर n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो पैरेलल में कनेक्टेड है। मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक ये चीजें समझ में आई। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसे टाइप का स्पेशल अरेंजमेंट है रेजिस्टर का, जैसे आप लोग को डायग्राम में शो हो रहा है। क्लियर दोस्त? इसको सॉल्व करना है हम लोग को। यहां पे हम लोग 4 रेजिस्टर लेने वाले हैं, R1 R2 R3। इसी के साथ साथ B और D पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर आर्म होने वाला है, जहां पे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया जाएगा। और बेसिकली ये जो पूरा सर्किट है ये बैटरी से कनेक्टेड होने वाला है। जैसे आप लोग देख पा रहे हो, अगर ये बैटरी से कनेक्टेड है मतलब करंट यहां से दौड़ेगा, मतलब करंट I यहां से दौड़ने वाला है, यहां से टोटल करंट दौड़ेगा और ये बाइफिरिकेट हो जाएगा। I1 इस तरफ जाएगा, I1 जाएगा इधर इधर इधर, और यहां पे जो करंट दौड़ेगा उसको कहेंगे IG। क्लियर दोस्त? और यहां से करंट I1 फिर आगे कंटिन्यू होगा। सेम टू सेम करंट I2 यहां से दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा, एक करंट यहां जाएगा, नहीं करंट तो यहीं से आ रहा था ना नीचे, तो यहां से आएगा IG और यहां से करंट I2 चला जाएगा और यहां से फिर साथ में होते हुए यहां ये पहुंच जाएंगे। अब आप बोलोगे भैया साथ में ऐड हो रहा है मतलब ये I2 तो रहेगा नहीं, I3 हो जाना चाहिए था क्योंकि नया करंट है। तो याद रखिएगा व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर जो बीच वाला आर्म पोर्शन है, IG करंट यहां पे जो दौड़ रहा है वो करंट है ही नहीं, IG की वैल्यू 0 है। मतलब यहां पे इस आर्म में करंट की वैल्यू 0 होती है। इस वजह से आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि करंट I1 यहां से गया, तो यार बेसिक सी बात है, जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग फिर ये बाइफिरिकेट होना था। करंट I1 क्यों दौड़ रहा है? तो यहां पे करंट 0 दौड़ रहा है और यहां पे करंट I1 दौड़ रहा है। सेम टू सेम यहां से करंट IG आ रहा है, यहां से I2 दोनों मिक्स हो रहे होंगे, तो भाई I2 ही दौड़ रहा है क्योंकि यहां पे करंट दौड़ ही नहीं रहा था। बेसिकली सर्किट में सिर्फ करंट इतने पोर्शन में दौड़ रहा है। क्लियर दोस्त? सिर्फ इतने में, देखो सिर्फ इतने ही पोर्शन में करंट दौड़ रहा है, बीच वाले पोर्शन में करंट नहीं दौड़ रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज का जो अरेंजमेंट है इसके अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि अगर R1/R2 की वैल्यू R3/R1 के R4 के बराबर आ जाए तो एक बैलेंस कंडीशन मानी जाती है। और बैलेंस कंडीशन के अंदर जो ब्रिज का जो बीच वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, यहां पे करंट 0 दौड़ता है, जो गैल्वेनोमीटर के अंदर आप लोग को डिफ्लेक्ट होता है। अगर इसकी अपॉन इसकी वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, इक्विवेलेंट नहीं आ रही है या फिर इक्वल नहीं आ रही है, तो क्या दिक्कत आएगी? वो अनबैलेंस कंडीशन हो जाएगी। उस फॉर्म में पूरा डेरिवेशन ही अलग तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन वो वाला फॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है, वो नीट JEE वगैरह में आता है। आपको बैलेंस फॉर्म का कंडीशन है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहली चीज क्या कि अगर R1/R2 विच इज इक्वल टू R3/R4 की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो ये बैलेंस कंडीशन है। और बैलेंस कंडीशन में व्हीट स्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है बीच वाले आर्म के अंदर, जो कि गैल्वेनोमीटर के अंदर शो किया गया है प्रैक्टिकली। क्लियर दोस्तों? एक्चुअल में ये कंडीशन को हमको प्रूव करना है। तो चलिए आइए प्रूव करते हैं कि आखिर R1/R2 विच इज इक्वल टू R3/R4 कैसे होता है। तो चलिए मान लेते हैं कि यार ये जो VB है, मतलब मान लेते हैं कि जो B पॉइंट है और जो D पॉइंट है, यहां पे मान लो कि यार जो पोटेंशियल है यहां पे X है, यहां पे भी X है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? भाई 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 अगर बीच पोर्शन में करंट की वैल्यू 0 है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, 0 फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट हो जाएगा ना। जो वैल्यू यहां पे वो यहां पे मिलेगी। क्लियर है? तो VB और VD की वैल्यू मान लो X है। तो जैसे मैंने आप लोग को लिया कि VB और VD की जो वैल्यू है वो सेम पोटेंशियल आया और उसकी वैल्यू X आई है। तो चलिए भाई डेरिवेशन को आगे बढ़ाते। बहुत इजी सा डेरिवेशन, कोई टफ डेरिवेशन नहीं। जैसे आप लोग को दिख रहा है ये आप लोग का स्पेसिफिक डायग्राम है। क्लियर दोस्त? व्हीट स्टोन ब्रिज का मेन वाला, हाँ जी। तो ये वाला बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। तो बैटरी के पॉजिटिव एंड में हाइयर पोटेंशियल होता है, इसलिए हम लोगों ने मान लिया यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू V है। क्लियर दोस्त? लोअर पे मान ली 0 है। क्लियर दोस्त? इस वजह से VC की वैल्यू हम लोगों ने 0 ले ली है, VA की वैल्यू V ले ली है। क्लियर दोस्त? VB की वैल्यू तो X लिए हम लोगों ने लेट करे और VD की वैल्यू भी X लेट करे। क्लियर दोस्त? हमें क्या करना है? किरचॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये वाले आर्म को सॉल्व करना है, ये वाले आर्म को सॉल्व करना है, ये वाले आर्म को और ये वाले आर्म को सॉल्व करना है। करंट की वैल्यू गिवन है, हाइयर लोअर तुमको समझ में आता है, और ये कुछ इस तरीके से 4 फॉर्म आपके बन जाएंगे अगर मैं इनको तोड़ दूं तो। क्लियर दोस्त? ये वाला पोर्शन दिख रहा है। क्लियर दोस्त? ये वाला पोर्शन दिख रहा है। क्लियर है भाई? और साथ में ये वाला पोर्शन है, और अगर मैं बात करूं ये वाला लास्ट वाला पोर्शन आप लोग को गिवन है। क्लियर है भाई लोग? यहां तक क्लियर है? आपको बेसिक फॉर्मूले के थ्रू ही आगे बढ़ाना है। डेल V विच इज इक्वल टू 0 किरचॉफ का दूसरा लॉ, मतलब जितना भी सिस्टम के अंदर पोटेंशियल है विच इज इक्वल टू 0। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। चलिए, तो बात आप लोगों ने इस तरफ ले ली सबके लिए।
आप लोग ऐसे चलने वाले हो। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पहले वाले फॉर्म की, मतलब इसके लिए इक्वेशन निकालने वाले हो। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, देखो भाई VA पे वैल्यू कितनी है, VA पे वैल्यू है V, है ना, VA की वैल्यू V है, और दूसरे एंड पे कितनी थी, X थी। आप लोग भी X थी, माइनस X थोड़ी ना थी। अरे भाई लेकिन ये बैटरी का नेगेटिव एंड है, करंट का डायरेक्शन के अपोजिट में है। तो याद रखो टर्मिनल पोटेंशियल पे एक तरफ नेगेटिव लेना पड़ता है, एक तरफ पॉजिटिव। जो बैटरी का पॉजिटिव एंड है उस तरफ में पॉजिटिव लेना है, जिस तरफ नेगेटिव उस तरफ नेगेटिव लेना है। क्लियर है? इस वजह से यहां पे ये नेगेटिव आया। क्लियर दोस्त? हो सकता है दूसरे कंडीशन में पॉजिटिव आ जाए, वो अभी आगे देखेंगे। क्लियर है भाई? तो जैसे आप देख रहे हो VA की वैल्यू यहाँ पे V है, VB की वैल्यू माइनस X है। क्लियर है भाई? करंट यहां से दौड़ रहा है I1 R1। क्लियर भाई लोग? तो यहां पे कितना होगा पहले कंडीशन पे, तो पहले कंडीशन पे आ जाएगा आप लोग का, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं, पहले कंडीशन पे कितना आ जाएगा, प्लस VA। क्लियर दोस्त? अगर मैं इस रेजिस्टर की बात करूं तो यहां पे कितना आएगा, V की वैल्यू आएगी I1 R3, लेकिन करंट इस तरफ है हायर लोअर, तो आप हायर से लोअर जा रहे हैं, मतलब वैल्यू क्या होगी, क्या होगी बोलो, पॉजिटिव होगी नेगेटिव, नेगेटिव होगी। क्लियर है? क्योंकि लोअर हायर से लोअर जा रही हो। तो देखो यहां पे इक्वेशन क्या हुई, प्लस VA माइनस I1 R1, और साथ ही साथ याले टर्मिनल की वैल्यू तो नेगेटिव है। क्लियर है दोस्तों? आपने क्या करे, इस वैल्यू को उस तरफ ट्रांसफर कर दिए, V माइनस एक्स विच इज इक्वल टू I1 R1, आपकी एक इक्वेशन बन गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरी इक्वेशन की, तो जैसे आप देख रहे हो दूसरी इक्वेशन ये वाली है, तो अब अच्छे से ऑब्जर्व करना, ये वाला साइड कौन सा, B साइड है। B साइड में X की वैल्यू क्या है, सॉरी अरे यार VB की वैल्यू क्या है, X है। क्लियर है? बड़ा वीडियो हो गया ना, मेरा भी दिमाग भ्रष्ट हो गया पढ़ा पढ़ा के, ऐसा लग रहा है चैप्टर को। तो VB की वैल्यू कितनी हो गई, X हो गई। ये पॉजिटिव आएगी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं आएगी, नेगेटिव ऊपर वाले कंडीशन में थी, क्योंकि वो बैटरी का नेगेटिव एंड था। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करंट इस तरफ है, तो ये बैटरी का पॉजिटिव एंड, उसका अपोजिट वाला नेगेटिव एंड। क्लियर है? लेकिन अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये वाली वैल्यू हमने 0 लिए थे, तो यार यहाँ पे VB की वैल्यू X हो गई, VC की वैल्यू 0 हो गई। आपको बस ये वाला निकालना और डेल V की वैल्यू VC की वैल्यू 0 लेकर सॉल्व कर देना। तो जैसे आप देख रहे होंगे VB पॉजिटिव में लेंगे, बिल्कुल यहां पे कितना पोटेंशियल आएगा, V विच इज इक्वल टू I1 R3, लेकिन पॉजिटिव है नेगेटिव, बैटरी का डायरेक्शन हायर लोअर। क्लियर दोस्त? तो बात इस तरफ है, तो आप लोग हायर से लोअर जा रहे हैं, मतलब ड्रॉप हो रहा है, मतलब माइनस I1 R3 होगा। क्लियर दोस्त? फिर यहां पे वैल्यू वाला एंड है ना दोस्त, तो वहां पे कितना हो रहा है, माइनस 0 हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम बात करें X की वैल्यू कितनी आ रही है, तो X की वैल्यू आ रही है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, अरे कुछ नहीं है, X माइनस 0 मतलब X ही होगा, X माइनस 0, और ये वाली वैल्यू को उधर भेज दिए, तो आपकी सेकंड इक्वेशन ये वाली निकल के आ गई। अब बात करते हैं ये वाले फॉर्म की। क्लियर है भाई? इस फॉर्म में आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे VA की वैल्यू कितनी है, V के बराबर, अरे हाँ है ना, और ये वाला पोटेंशियल लेने वाले हम लोग VD यहां पे, तो VD की वैल्यू कितनी हो रही है, V3 नहीं VD होना था, गलती हो गई है, VD होना था। क्लियर है भाई लोग? तो VD की वैल्यू कितनी है, X थी, लेकिन ये नेगेटिव टर्मिनल पे, इसलिए नेगेटिव आएगी। क्लियर दोस्त? तो यहां पे वैल्यू देखो, VA की वैल्यू कितनी हुई, अगर मैं देखूं तो VA की वैल्यू पॉजिटिव, यहां पे वैल्यू कितनी आएगी, V विच इज इक्वल टू I2 R2। क्या ये पॉजिटिव आएगी नेगेटिव, चेक कर लेते, करंट का डायरेक्शन इस तरफ, तो हायर लोअर, पाथ इस तरफ, मतलब हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो यहां वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी, यहां वैल्यू आ रही है V माइनस I2 R2 माइनस X। क्लियर है? विच इज इक्वल टू 0। X का नाम याद दिला के भैया बहुत बुरा इंसान हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। चलो भाई, वैसे ये वीडियो के यहां तक के कौन बना हुआ है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एक कोड ले लेते हैं हम लोग, क्या कोड ले ले, ओम भट्ट स्वाहा, ठीक है? तो हैशटैग ओम भट्ट स्वाहा लिख देना तुम लोग, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने यहां तक के वीडियो तो देखे हो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही लेम जोक था मुझे मालूम है। चलिए भाई, तो यहां से वैल्यू कितनी हो जाएगी, V माइनस X एक तरफ, और जो बची वाली वैल्यू है उसको उस तरफ कर देना। क्लियर दोस्तों? ये इक्वेशन बन गई। लास्ट वाले को देख लेते हैं। तो VD पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल, X हो जाएगा, VC पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहां पे कितना आएगा, V विच इज इक्वल टू I2 R4, लेकिन पॉजिटिव है नेगेटिव, देखो यहाँ हायर है यहाँ लोअर है, क्यों, क्योंकि करंट जिस तरफ है उस तरफ हायर पोटेंशियल, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होंगी, आप हायर से लोअर जा रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो X माइनस I2 R4 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई? तो आप लोग क्या कर रहे हो, X माइनस 0 को साथ में लिख दिए और ये वाली वैल्यू को उस तरफ भेज दी। क्लियर है? तो आपके पास 4 इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। जब आपकी सारी इक्वेशंस आ जाए, इसमें आपको बेसिकली करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कराना है थर्ड से, और सेकंड को फोर्थ से डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? तो फर्स्ट को थर्ड से कराए और सेकंड को फोर्थ से कराए, तो देखो ये वैल्यूज कट गई। क्लियर है भाई? ये वैल्यू उधर चला गया, ये वैल्यू उधर चला गया। क्लियर है भाई? आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो आपका वैसे भी सॉल्व हो चुका है, अगर आप देखो तो, अगर आपको चाहो तो R2 अपन R1 के फॉर्म में बनाना है तो आप बना सकते हो, ये तो आप लोग कर लेना, इतना कर सकते हो ना, इसको इधर ले जाके सेम ऐसा फॉर्म बन जाएगा। हाँ या ना? देखो अच्छे से ऑब्जर्व करना, I1 अपॉन I2 के फॉर्म में
ये दो वैल्यूज है। तो यहाँ पे भी I1 अपॉन I2 की वैल्यू क्या है, R2 अपॉन R1। यहाँ पे I1 अपॉन I2 की वैल्यू क्या है, R4 अपॉन R3। तो दोनों को इक्वेट कर दें, दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो ये फॉर्म आ जाएगा, या फिर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये फॉर्म कहलाता है बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीट स्टोन ब्रेक। तो दोस्तों ये थे आप लोग के टॉपिक। आई होप आप लोग को हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आप लोग को बस ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं जो हाल ही में बोर्ड्स एग्जाम में आए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सबके सॉल्यूशन आप लोग को 66 नंबर के पेज नंबर में मिल जाएंगे हमारे इस बुक के, तो बुक को आप लोग ले लेना। इसके अंदर ऐसे ढेर सारे तगड़े वाले क्वेश्चंस आप लोग को मिल रहे हैं। साथ में दोस्तों ये क्वेश्चंस और है जो आप लोग को करना है, जिसका सॉल्यूशन आप लोग को 67 पेज नंबर में मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इस चैप्टर से रहेंगे, बुक के अंदर सॉल्यूशन मिल रहा है। इसके अलावा कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, प्लीज इसको पॉज करके आप लोग आंसर करें। सेम ऐसे कुछ और क्वेश्चंस आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको भी आप लोग को पॉज करके आंसर करना है। और इन सब के कंप्लीट सॉल्यूशन और ऐसे ढेर सारे एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी के क्वेश्चन मेरी इस बुक के अंदर आप लोग को मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप लोग के बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर होने की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। जब कंप्लीट चैप्टर आप लोग का हो जाता है, सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो बुक के अंदर मैंने एक सेल्फ असेसमेंट पेपर आप लोग के लिए ऐड किया हूं, जो कि कुछ इस तरीके से आप लोग के लिए डिजाइन हुआ है, जैसे मान लो आपका बोर्ड्स का पेपर ही है, पूरा वैसा ही पैटर्न में आप लोग को क्वेश्चंस मिलेंगे इसके अंदर, वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, और साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, सब कुछ चैप्टर नंबर 3 के। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी बुक के अंदर मिल जाएगा और ये पेपर भी आप लोग को बुक के अंदर मिल जाएगा। प्लीज प्रैक्टिस कर लेना कंप्लीट होने के बाद। और दोस्तों अगर आप लोग को नोट्स डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट और एप्लीकेशन की लिंक दे दिया हूं, वहां से जाके आप लोग मेरे हैंड रिटन प्रीमियम नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एंड करता हूं आज की इस वीडियो को, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहे, सदा सेक्सी रहे मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान, बाय बाय।